माइक चेक। माइक चेक। आवाज आ रही है? ओके। ऑनलाइन वाले तुम लोग पहले बताओ, तुम लोग मेरे को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। क्या हाल है? सारा अभी पढ़ लेगा। ओके गाइस, चलो 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 चलो, क्या तुम लोग सब आ गए? फटाफट हाय हाय मारो, मेरे को दिखे कौन कौन आया है, फटाफट चलो। ओके गाइस, ऑल परफेक्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। चलो क्या करने वाले हैं आज सर अपन? व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। कितने मार्क का आता है एग्जाम में? तुम्हारा एग्जाम है ना, तुमको पता होना चाहिए। मेरे को क्या देख रहे हो? हाँ, 5 से 10 मार्क का आता है। 10 कितना? 10। 10 नंबर तक का आता है पेपर में। आप लोगों को पूरा ध्यान से मेरे साथ पढ़ना है। सर कल अपन ने कौन सा चैप्टर किया था? प्रोस्पेक्टस एंड इट्स अलॉटमेंट। शुरू हुआ था सेक्शन 23 से और खत्म हुआ था सेक्शन बैटरी चेंज किया हुआ है, ठीक है, वो बीच बीच में कट रहा है बस। हाँ, भी कोई बात नहीं। प्रोस्पेक्टस एंड इट्स अलॉटमेंट सेक्शन 23 से 42 तक। 42 क्या था? अरे चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड था, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 क्या? पब्लिक ऑफर। पार्ट 2 प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का इकलौता सेक्शन, सेक्शन 42। ओके सर, चलो 42 के बाद 43 से शुरू होता है आपका ये वाला चैप्टर और ये जाता है सेक्शन 70। हाँ, देखो ना तुम लोगों के नोट्स में यहाँ पे शुरू में हर चैप्टर के शुरू में सेक्शंस का समरी दिया हुआ है। तो ये सेक्शंस जाते हैं 72 तक, पर 72 कटा हुआ है। मतलब ये 72 नहीं है आपके सिलेबस में, पर 72 तक ये चैप्टर जाता है। फिर 73 से शुरू होता है एक चैप्टर जिसका नाम है डिपॉजिट। वो जाता है सेक्शन 76A तक। जान दो भाई, जान दो, जान दो, माफ करो मुझे, आ जाओ वापस। सर काइंड ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इंटरेस्टिंग भी है। तुम यहाँ पे राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। मेरे साथ अपना ध्यान बनाए रखना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और उसके आगे याद भी बहुत सारी चीजें करनी है। तो मेरे को आपका 100% अटेंशन चाहिए। वही नहीं है भाई, इसका समझ आता है। तुम्हारा क्या था? कोई अगर आए, जाने दो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैंने क्या कहा? मैंने कहा काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का चैप्टर शुरू करते हैं। मेरे साथ बोलते रहना। सेक्शन 43 से शुरू करेंगे। सबसे पहले शेयर का डेफिनेशन क्या है? शेयर का डेफिनेशन लिखा हुआ है सर सेक्शन 2 क्लॉज 84 में। शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। सर आपको पता है ना, डेफिनेशंस लिखने के दो तरीके होते हैं, एक एग्जॉस्टिव एक इंक्लूसिव। एक इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब क्या? मींस। इंक्लूसिव मतलब क्या? इंक्लूड्स। यहां पे दोनों है। शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। दोनों इंक्लूडेड है यहां पे। तो ये शेयर का डेफिनेशन है। ये एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव दोनों डेफिनेशन है। अब सर शुरू करते हैं सेक्शन 43 से, बिना किसी बकवास के। सर सेक्शन 43 क्या है? सेक्शन 43 बात करता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। बताओ कितने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं? एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। एक सेकंड, माहौल नहीं जम रहा है, फैन क्यों बंद है? तुम लोग को ठंडा लग रहा है क्या? हाँ, अरे फैन नहीं चलाऊंगा तो तुमको नींद कैसे आएगी? चलाऊं ये? नहीं बोल के देखते एक बार। हाँ, वो तो फैन हो ना हो। ऑनलाइन वाले सॉरी, तुम लोग नहीं समझोगे, रुक जाओ 2 मिनट। कम करूं? चलो बस अब, और फैन को लेके कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे को। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा? शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? धिक
कार है। अगर तुम पूछोगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होता है जिसमें दो चीजों का प्रेफरेंस होता है, एक डिविडेंड, दूसरा वाइंडिंग अप में रीपेमेंट का। एक डिविडेंड, दूसरा वाइंडिंग अप में रीपेमेंट का। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास में पढ़ेंगे, स्लो जाएंगे फास्ट जाएंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन प्लीज क्लास में याद करके चले जाना ताकि घर जाके और मेहनत ना लगे। ठीक है, 1 घंटे में 2 घंटे का काम निकल करके आ जाना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, शेयर कैपिटल दो होता है, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल भी आगे चल के 2 तरह का होता है, विथ वोटिंग राइट्स। सर इक्विटी हर शेयर में तो वोटिंग राइट्स होता ही है ना, एक और होता है विद डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स मतलब क्या सर? या तो आपको वोटिंग को लेकर के कुछ अलग राइट्स हैं, या फिर आपको डिविडेंड को लेकर के कुछ अदर राइट्स हैं, या किसी भी और चीज को लेकर के अगर आपके राइट्स नॉर्मल इक्विटी शेयर से डिफर कर रहे हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले। और प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं, नालायको, एक ही प्रेफरेंस शेयर होता है, उसमें 2 तरह का राइट्स होता है, पहला डिविडेंड, दूसरा बाइंडिंग अप में रीपेमेंट का राइट्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर आगे सुनो, जब आप प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है। मैं जो क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप यहीं के यहीं। 1 सेकेंड, बहुत 100 प्रॉब्लम आएंगे आज लाइफ में, आज 100 प्रॉब्लम आएंगे। तुमको मेरी स्क्रीन भी पूरी नहीं दिख रही है, और सारे प्रॉब्लम आज ही आएंगे। पापा गए ना? अबे कट क्यों रहा है? चलो ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। सर ये नहीं मानेगा आज। जाने दो, अब तुम्हारे पास बुक है ना, उधर से पढ़ो। ठीक है, सुनो मेरी बात। क्या लिखा है सर? रूल 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सर ये चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, तो इसके रूल्स का नाम क्या होगा? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। अब सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है जो कहता है अगर एक कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसको 7 कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। बोलो कितने कंडीशन? 7 कंडीशंस। मेरे साथ याद कर लो 7 कंडीशंस क्या क्या है। सुनो 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 सुनो। सबसे पहला सर, ये कंडीशंस को ना मैं याद करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहले पार्ट में 3 कंडीशन लिखता हूं, दूसरे पार्ट में 4 कंडीशन लिखता हूं। क्यों? क्योंकि 3 कंडीशन थोड़े लॉजिकल है। जैसे कि क्या? आपको एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। दूसरा, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अरे बोलो क्या रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? ओआर। सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगता है यार यहां तो एसआर आना चाहिए, पर एसआर नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? ओआर आ रहा है। पर अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो तो तुमको पोस्टल बैलेट से ओआर पास करना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट से मतलब क्या? घर अपन ने पढ़ा था ना सेक्शन 110, भाई आया है करवा के जाएगा। तुम सुनो सर, सेक्शन 107 था शो ऑफ हैंड्स, तो 109 था वोटिंग बाय पोल, 108 था ई वोटिंग, 110 था पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। तीसरा क्या होगा सर? तीसरा बताओ। आपका जो टोटल वोटिंग राइट्स है ना डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स का, सॉरी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स का जितना वोटिंग राइट्स है दैट शुड नॉट बी मोर देन 74% ऑफ टोटल राइट्स, टोटल वोटिंग राइट्स। मतलब तुमने इधर इधर नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर है, इधर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर है, इनका भी वोटिंग पावर है, इनका भी वोटिंग पावर है। इनका जो वोटिंग पावर है ना वो टोटल वोटिंग पावर के 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सर ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले लोगों के पास ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का पावर नहीं होना चाहिए। तो सर ये 3 बेसिक कंडीशन हो गए, एओए, ओआर और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का जो वोटिंग पावर है 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन एक तरफ हो गए। दूसरे तरफ 4 कंडीशन याद करना मेरे साथ। पहला, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में 3 साल तक डिफॉल्ट नहीं किया है। कितने साल? 3 साल। कौन सी चीज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। दूसरा, तुमने कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं किया है। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब क्या है सर? डिफॉल्ट जो कंटिन्यू हो रहा है। किस चीज में सबसिस्टिंग डिफॉल्ट? या तो डिविडेंड के पेमेंट में, या तो डिबेंचर के रिडेम्पशन में, या डिपॉजिट के रीपेमेंट में, या किसी भी और प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में। तुम ये 4 चीजें याद कर लो, डिविडेंड का पेमेंट,
डिबेंचर का रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन और डिपॉजिट का रीपेमेंट। सर देखो लॉजिकली आपको याद है एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनता है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, पर डिबेंचर का जब रिजर्व बनता है तो वो बनता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो डिबेंचर रिडीम होता है, डिपॉजिट रीपे होता है। तो सर अगर आपने डिपॉजिट रीपे नहीं किया, अगर आपने डिबेंचर रिडीम नहीं किया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं किया, डिविडेंड पे नहीं किया, ये सारे सबसिस्टिंग डिफॉल्ट अगर है ना, तो तुम डीवीआर इशू नहीं कर सकते। उसके बाद सर सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने टर्म लोन का रीपेमेंट नहीं किया, या फिर अगर ऐसी दो तीन चीजें और है अगर आपने नहीं की, वो कब नहीं किया, कभी भी अगर आपने नहीं किया ना, तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। सर ऊपर वाला क्या है, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, मतलब आज के दिन में जारी है, मतलब तुम अभी डिफॉल्ट कर रहे हो। उसके नीचे क्या है, टर्म लोन का रीपेमेंट या फिर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। मान लो आपको एम्प्लॉय को कुछ स्टैट्यूटरी पेमेंट्स करने थे, ग्रेचुटी का पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, तो आप ये वाले कैटेगरी में फॉल कर जाओगे, आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। पर सर मेरे को एक बात बताओ, अगर एक कंपनी आज से 10 साल पहले एम्प्लॉइज का स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं पे कर पाई, तो भी क्या आज वो डीवीआर नहीं इशू कर सकती? लॉ ने कहा सुनो, अगर तुम डिफॉल्ट करते हो और उसके बाद उस डिफॉल्ट को गुड कर देते हो, गुड मतलब क्या, तुमने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया, तो जब तुमने डिफॉल्ट गुड किया ना, उसके बाद 5 साल का वनवास रहेगा, उसके बाद तुम समझो गंगा नहा लिए, तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। अरे सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा है? सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में मैंने कहा 3 कंडीशन एक तरफ है, दूसरी तरफ 4 कंडीशन है। 3 कंडीशन याद कर लो, खत्म कर लो, एओए, ओआर, अगर लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट, और टोटल वोटिंग राइट्स के 74% से ज्यादा राइट्स किसके पास नहीं होने चाहिए आपके, बोलो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स के पास नहीं होना चाहिए। अब सर उसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कितने कंडीशंस, 4। पहला, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न आपने पिछले 3 साल में फाइल किया है। दूसरा, आपका कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, ये सारी चीजों में। ये हो गया सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, मतलब आज के डेट में जारी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा तुमने कोई टर्म लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, तुमने कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पर सर अगर डिफॉल्ट कर दिया तो क्या जिंदगी में कभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स नहीं इशू करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप डिफॉल्ट को गुड कर दोगे ना, उसके बाद 5 साल तक के लिए आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, 5 साल के बाद आप वापस एलिजिबल हो जाओगे इशू करने के लिए। और लास्ट, आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए। किसने नहीं लगाई होनी चाहिए सर? कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने। पिछले 3 साल में कभी भी आप पे पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए। पेनल्टी किस चीज की सर? किसी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर, सेबी एक्ट के अंडर, या किसी भी एक्ट के अंडर कोई भी आप पे पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर आप पे पेनल्टी लगी है तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। सर ये 7 कंडीशन एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहेंगे। सर ये 7 कंडीशन किस रूल में लिखा हुआ है? रूल 4 रूल पे 7 कंडीशन लिखे हुए हैं। पहला 3 कंडीशन है एओए, ओआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो है 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ 4, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न 3 साल में डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए। दूसरा, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिविडेंड, डिपॉजिट, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर पे। उसके अलावा डिफॉल्ट नहीं, उठ गया भाई। हाँ सुनो, उसके अलावा सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट किस, वो तो हो गया। उसके अलावा डिफॉल्ट कभी भी नहीं हुआ होना चाहिए टर्म लोन के रीपेमेंट में, स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में, और 2 चीजें वो अपन देख लेंगे। कभी भी हुआ हो, अगर तुमने गुड कर दिया उसको, उसके बाद 5 साल तक के लिए आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। और लास्ट, आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए। कौन सी पेनल्टी? किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल की पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए भाई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी वगैरह। ये 7 कंडीशन अगर कंप्लाई कर लोगे तो आप क्या इशू कर सकते हो? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर सकते हो। सर ये देखो, एओए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पोस्टल बैलेट, अगर लिस्टेड कंपनी है तो वोटिंग पावर 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट ओमिटेड है, वो छोड़ दो। उसके बाद 4 पॉइंट और है। पहला, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिया पर एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया तो नहीं चलेगा, दोनों में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन डिविडेंड, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन डिविडेंड, टर्म लोन, स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू आईपीएफ। कोई पैसा अगर आपको आईपीएफ में भेजना था, अरे मालिक डिविडेंड देना, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर पे कर देना, नहीं पे कर पाए 7 दिन के अंदर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट 7 दिन में जब ट्रांसफर कर दोगे, उसके बाद वहां पे कितने समय रखोगे? 7 साल। 7 साल तक भी नहीं पे कर पाए, उसके बाद भेज दोगे आईपीएफ में। तो वो आईपीएफ में क्रेडिट करने में अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया ना, तो आपको
डिविडेंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करने नहीं मिलेगा। एंड यू हैव नॉट बीन पीनलाइज्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन दी लास्ट 3 इयर्स। कितने साल में सर? पिछले 3 साल में। तो आप देखोगे 5th कंडीशन जो है वो 3 साल का है, 8th कंडीशन 3 साल का है, ये जो है ये सबसिस्टिंग है और ये 5 साल है। सर टाइम लिमिट समझ आ रहा है? 5th और लास्ट कंडीशन 3 साल का है, बाकी ये जो है सबसिस्टिंग है और ये जो है 5 साल का है। अब आगे बढ़े सर, कुछ एडिशनल पॉइंट है। मेरे को एक बात बताओ, अभी देखो एक तरफ इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, एक तरफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर हो गए। मेरे को बताओ ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है, क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स में? लॉ ने कहा नहीं। क्या ये जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर्स हैं इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूं? लॉ ने कहा नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं होएगा, टाइम पास मत करो। उसके बाद सर आप बेसिक पॉइंट्स कुछ देख लो, आप अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे। क्या बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे कि हमने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू किए हैं, और आप अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी रेलेवेंट प्रोविजन डालोगे। सर रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन से सेक्शन में बनता है? अरे बोलो। चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है 88 से। पहला क्या बनता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उसमें आप लिखोगे कि भैया ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर हैं। सर याद हुआ? आगे बढ़े सर। सेक्शन 43 हो गया एक बेसिक काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, और उसके बाद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले। अब सेक्शन 44 और 45 वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर ताकि हमारा फ्लो बना रहे इसलिए सुन लो। सेक्शन 44 क्या है? सर हमारे जो सिलेबस में होता है हम वही नहीं सुनते हैं। जो सिलेबस में नहीं है, जैसे ही आपने बोला हमने सोचा 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। सेक्शन 44 क्या है? आपका जो शेयर्स होता है ना वो मूवेबल होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है? शेयर्स मूवेबल होता है कि इमूवेबल? मूवेबल होता है। ट्रांसफरेबल होता है कि नहीं होता है? ट्रांसफरेबल, वही लिखा है सर। सेक्शन 45, आप जब शेयर लेते हो ना, आप जब शेयर खरीदते हो तो उसमें ना एक डिस्टिंक्टिव नंबर आता है, वो यहां पे लिखा हुआ है कि एक डिस्टिंक्टिव नंबर आपके शेयर्स में आएगा। चल वीर तुम बड़े चलो। सर सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से सुन लेना। कल अपन ने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट समझा था, उसमें अपन ने पढ़ा था डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। मैंने बताया था 2 तरह की कंपनी होती है, पब्लिक प्राइवेट। पब्लिक में लिस्टेड अनलिस्टेड। लिस्टेड की बैंड कौन बजा रहा है? सेबी। अनलिस्टेड की बैंड कौन बजा रहा है? कंपनीज एक्ट। तो इनको तो हमने फोर्स कर दिया डीमैट में इशू करो, पर उसके बाद भी कुछ लोग होंगे जो फिजिकल शेयर्स होल्ड करते हैं, और प्राइवेट कंपनी में तो अभी भी ऑप्शन है तुम फिजिकल शेयर्स इशू कर सकते हो। तो ये फिजिकल शेयर्स होता कैसे है? सर अगर मैं एक कंपनी के शेयर्स खरीदूं तो हमें एक शेयर सर्टिफिकेट आता है। हमें क्या आता है? शेयर सर्टिफिकेट। क्लास में तुमने देखा होगा शेयर सर्टिफिकेट आता है। शेयर सर्टिफिकेट में अगर मान लो एक कंपनी का मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, मतलब उसमें लिखा है शुभम इज अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि भैया शुभम के पास ना ये शेयर्स हैं, शुभम इज द ओनर। क्या? इट इज अ एविडेंस दैट शुभम इज द ओनर। मतलब एक बार के लिए मान लेंगे शुभम ओनर है, लिखा है ना, तो शुभम ओनर है। ये कहां पे लिखा हुआ है सर? सेक्शन 46 में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है शेयर सर्टिफिकेट। बुक का है, बुक का है। सर्टिफिकेट टू बी प्राइमा फेसी एविडेंस। क्या प्राइमा फेसी एविडेंस? अगर सर्टिफिकेट में लिखा है शुभम सिंगल ओनर है तो ये मान लिया जाएगा कि शुभम सिंगल ओनर है, प्राइमा फेसी एविडेंस हो जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट को इशू करने का एक तरीका है सर। कैसे इशू करोगे? या तो कंपनी के कॉमन सील में इशू हो रहा है, अगर कंपनी के कॉमन सील में इशू नहीं हो रहा है तो या तो 2 डायरेक्टर्स इशू कर रहे हैं या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस, या तो 2 डायरेक्टर इशू कर रहे हैं या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस इशू कर रहे हैं। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर एक कंपनी में डायरेक्ट सीएस है, अगर एक कंपनी में सीएस है पर सीएस साइन नहीं कर रहे, 2 डायरेक्टर्स इशू कर रहे हैं, क्या वो वैलिड शेयर सर्टिफिकेट है? क्वेश्चन ही नहीं समझा सर। हमको लगा ही नहीं था आप अचानक से क्वेश्चन पूछ लोगे। सर अगर एक कंपनी है उसमें सीएस है, ठीक है, वो सीएस है, उसके बाद भी सीएस साइन नहीं कर रहे, 2 डायरेक्टर साइन कर रहे हैं, क्या शेयर सर्टिफिकेट वैलिड है? द आंसर इज यस। या तो 2 डायरेक्टर साइन कर लो, या फिर अगर सीएस है तो एक सीएस और डायरेक्टर साइन कर लो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सीएस है तो सीएस का साइन करना जरूरी है। समझे सर? आगे बढ़े। अब सर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। अगर मेरे पास कोई शेयर सर्टिफिकेट आया था और वो शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, गुम गया, तो क्या मैं डुप्लीकेट मांग सकता हूं? हाँ, तुम बिल्कुल डुप्लीकेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये लॉस्ट हो गया। प्रूव कैसे करोगे? कुछ भी कैमरा दिखा देना भाई चोरी हो गया। पर अगर ये लॉस्ट नहीं हुआ, ये अगर डिस्ट्रॉय हो गया, मान लो यहां से आधा फट गया, तो क्या करोगे? तुम जो म्यूटिलेटेड या फिर टॉर्न कॉपी है ना, इसको ले जाकर के कंपनी को दोगे और कंपनी बदले में तुमको नया वाला देगा। सर अगर आपका ये गुम जाता, लॉस्ट होता, तो भी कंपनी को सरेंडर करना पड़ता क्या? किधर से सरेंडर करोगे भाई? पर अगर टॉर्न या म्यूटिलेटेड होगा तो सरेंडर करना पड़ेगा। तो सर डुप्लीकेट कैसे मिलता है? कंपनी को अप्लाई करोगे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करेगा कंपनी इफ इट इज प्रूव्ड दैट इट हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। या तो लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड हो गया ऐसा प्रूव कर रहे हो, और इट हैज बीन डीफेस्ड, म्यूटिलेटेड और टॉर्न्ड और सरेंडर्ड टू द कंपनी। मतलब सर अगर डीफेस्ड, म्यूटिलेटेड हो गया तो आप सरेंडर करना पड़ेगा। सर लॉस्ट के केस में सरेंडर करना पड़ता क्या? नहीं। अब सर आगे बढ़े।
इसमें क्या लिखा हुआ है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, आपको डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट पता है? डिपॉजिटरी मतलब क्या? डीमैट अकाउंट का सर्विस कौन देता है? डिपॉजिटरी देता है। तो रिलायंस का अगर आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स खोलोगे तो उसमें दो नाम आएंगे, सीडीएसएल एनएसडीएल, सीडीएसएल एनएसडीएल। अब एनएसडीएल का रिकॉर्ड्स अगर निकालोगे ना तो उसमें हम लोगों का नाम आएगा एज अ बेनिफिशियल ओनर, एज अ बेनिफिशियल ओनर। तो लॉ कहता है कि भैया अगर तुम्हारे पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है पर तुम्हारा नाम अगर डिपॉजिटरी के रजिस्टर में आ रहा है ना तो वो प्राइमा फेसी एविडेंस मान लिया जाएगा कि तुम शेयर होल्डर हो उस कंपनी के। मतलब अगर तुम्हारा रिकॉर्ड्स में नाम आ रहा है तो वो प्राइमा फेसी एविडेंस मान लिया जाएगा। क्योंकि यार डीमैट में तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता ना, कहां से होगा? तो उसके रिकॉर्ड्स को ही अपने को एविडेंस मानना पड़ेगा। अब सर अगर आपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया, किसने? अगर कंपनी ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड, देन द कंपनी शैल बी लायबल फॉर अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी, सर पेनल्टी तुम पढ़ लोगे पक्का ना? क्योंकि मैं लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो पेनल्टी क्या हो गया? होमवर्क। होमवर्क मतलब क्या सर? वही जो क्लास की जगह घर में टालते हैं। होमवर्क क्या होता है? अरे मेरे भाई, होमवर्क क्या होता है? वही जो क्लास में नहीं टालते हैं हम घर में टालते हैं। बाकी क्लास वर्क क्या होता है? जो क्लास में टालते हैं। ठीक है, चलो सर सेक्शन 47 क्या है? वोटिंग राइट्स। अच्छा एक तरफ हो गए इक्विटी शेयर होल्डर, एक तरफ हो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मेरे को बताओ इक्विटी शेयर होल्डर कौन कौन से रेजोल्यूशन में वोट कर सकते हैं? वो सारे रेजोल्यूशन में वोट कर सकते हैं। कंपनी में कोई भी रेजोल्यूशन आया वो लोग वोट करेंगे। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन कौन से रेजोल्यूशन में वोट कर सकते हैं? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3 रेजोल्यूशन में वोट कर सकते हैं। सबसे पहला वो रेजोल्यूशन जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, वो रेजोल्यूशन जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। दूसरा कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड अगर रेजोल्यूशन है, अगर कंपनी को वाइंडिंग अप करवा रहे हो तो कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड रेजोल्यूशन में वोट करेंगे। और तीसरा बताओ तीसरा, अरे रुक जा, इतना आगे नहीं जाना होता है। तीसरा अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो, किसको रीपेमेंट कर रहे हो? या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, तब जाकर के आपको क्या करना पड़ता है? आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। चलो मैं फिर से बता रहा हूं, फिर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा, तुम गलत जवाब देना और सीख जाओगे। ठीक है, सुन लेना बात, फिर से बता रहा हूं। सर इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो लोग किधर वोट करेगा? हर रेजोल्यूशन में वो लोग वोट करेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या वो लोग हर रेजोल्यूशन में वोट करेंगे? नहीं, 3 रेजोल्यूशन में वोट करेंगे। पहला जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, दूसरा जो वाइंडिंग अप से रिलेटेड है, तीसरा वो रेजोल्यूशन जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा है। कौन से कैपिटल? प्रेफरेंस का भी कैपिटल, इक्विटी का भी कैपिटल। सर अब क्वेश्चन मेरा, सर प्रेफरेंस का कैपिटल का रीपेमेंट हो रहा है तो समझ आता है, उनसे पूछ लो। पर इक्विटी के शेयर होल्डर का कैपिटल का रीपेमेंट हो रहा है तो इनसे क्यों पूछे? क्योंकि सर अगर कल को कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता तो पहले इनको पैसा मिलता, बाद में इनको पैसा मिलता। अभी तुम इनको बाईपास करके इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो तो इनसे एक बारी पूछना पड़ेगा, बिकॉज वो इनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो सर ये 3 केस में आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूछोगे। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब क्या? 2 चीजों का प्रेफरेंस, डिविडेंड का और वाइंडिंग अप में रीपेमेंट का। वाइंडिंग अप की बात एक बार छोड़ दो, डिविडेंड का आपको प्रेफरेंस है, मतलब इनको प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड का। पर इन लोगों को पिछले 2 साल से डिविडेंड ही नहीं दिया है, इन लोगों को पिछले 2 साल से डिविडेंड ही नहीं दिया है, तो इनकी वैल्यू क्या बची भाई? ये और ये तो एक बराबर हो गए। तो लॉ ने कहा अगर इनको पिछले 2 साल या उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं मिला है ना तो ये लोग फिर हर रेजोल्यूशन में वोट करेंगे, जैसे ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर हैं। मतलब सर प्रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने, तुम सुन लो, हल्के में बोल दिया, तुम सुन लो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर 2 साल या उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलता तो वो हर रेजोल्यूशन में वोट करेंगे जैसे कि वो इक्विटी शेयर होल्डर है। कितने साल सर? 2 साल या उससे ज्यादा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वोटिंग का प्रोपोर्शन क्या होता है? जितना तुम्हारा शेयर कैपिटल है उतना तुम्हारा प्रोपोर्शन होगा। अगर टोटल वोटिंग परसेंटेज है 100% और ये होल्ड करता है 20%, तो इसका वोटिंग राइट होगा 20%। और कुछ भी नहीं है सर इसमें। देखो क्या लिखा है, वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर विल हैव द राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड, हर रेजोल्यूशन में वोट करेगा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले किस में वोट करेंगे? वो जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, वो जिसमें वाइंडिंग अप हो रहा है, या रीपेमेंट ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे वोट करेंगे। अब सर अगर एक डिविडेंड नहीं मिला है पिछले 2 साल या उससे ज्यादा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर सारे रेजोल्यूशन में वोट करने का राइट उसको मिल जाएगा। समझे? आगे बढ़े। यस सर। अब सर सेक्शन 48 क्या है? व्हाट इज सेक्शन 48? मेरे को एक बात बताओ, तुमको एकदम ही स्क्रीन ढंग से नहीं दिख रही है ना? अच्छा 1 सेकंड बस रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, पढ़ो एक बार सेक्शन 48, एक बार रीड तो मारो। सोना नहीं है, रीड मारना है।
तुम लोग क्या रे मन से रोक दे रहे हो क्या फैन को? चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब आपको आई थिंक स्क्रीन थोड़ी बेटर दिख रही होगी, एटलीस्ट पूरी तो दिख रही है कम से कम। सुनो मेरी बात सर, सेक्शन 48 क्या है? सेक्शन 48 है वेरिएशन ऑफ द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर। सर अगर एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर है, उनको मैंने बोला तुम्हारे राइट्स अभी मेरे को वेरी करने हैं, तुमको या तो मेरे को ज्यादा वोटिंग राइट्स देने हैं या तुम्हारा वोटिंग राइट्स कम करना है, तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। किनका? मान लो सर एक क्लास ए है, ध्यान से सुनना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। मैं क्लास बी के शेयर होल्डर्स के राइट को वेरी करने की बात कर रहा हूं, तो क्लास ए और सी का अप्रूवल लूंगा क्या? नहीं, मैं क्लास बी के शेयर होल्डर का अप्रूवल लूंगा। कैसे लूंगा? या तो कंसेंट इन राइटिंग ले लूंगा 3/4 का, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दूंगा। क्या करूंगा? या तो कंसेंट इन राइटिंग ले लूंगा या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लूंगा। अब सर ये दोनों में से कुछ मिल जाने के बाद, अच्छा इनका राइट्स वेरी करने के लिए मेरे को पावर किधर से आएगा? मेरे को एओए में पावर चाहिए। किसमें? एओए में। पर सर मान लो एओए में पावर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, बस एक ही शर्त है, बस एक ही शर्त है। एओए में पावर नहीं दिया है कोई बात नहीं, एक ही शर्त है, जब मैंने तुमको शेयर्स इशू किए थे ना, तो अपन ने टर्म्स बनाए होंगे, वो टर्म्स में क्या कहीं ऐसा लिखा था कि मैं तुम्हारे राइट्स को वेरी नहीं कर सकता? अगर ऐसा प्रोहिबिटेड था ना, तो मैं तुम्हारे राइट्स को वेरी नहीं कर सकता, वरना मैं तुम्हारे राइट्स को वेरी कर दूंगा। सर क्या कहा मैंने? अगर 3 डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, अगर किसी स्पेसिफिक क्लास के राइट्स को चेंज करने की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या पास करूंगा? कंसेंट इन राइटिंग ऑफ 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स, या फिर एसआर पास करो। वो पास करूंगा कब? अगर मेरे पास एओए में पावर होगा, या फिर जो टर्म्स ऑफ इशू है वहां पे प्रोहिबिटेड नहीं होगा, तभी मैं क्या करूंगा? ये चेंज करूंगा। अब सर मेरी बात सुनो, अगर ये क्लास बी के शेयर होल्डर्स का राइट वेरी करने से क्लास ए के शेयर होल्डर्स इंपैक्ट हो रहे हैं, तो क्या उनका भी अप्रूवल लगेगा? हाँ सर। अगर एक क्लास के शेयर होल्डर्स का चेंज करने से दूसरे क्लास के शेयर होल्डर्स भी इंपैक्ट हो रहे हैं, तो उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसी तरीके से कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर इन वैल्यू। आगे बढ़े सर। रेजिस्टेंस टू सच वेरिएशन, अगर मैं इन लोगों का राइट चेंज करने की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सर, ये क्लास बी के शेयर होल्डर्स के राइट चेंज करने की बात कर रहा हूं। अब इनमें से कितना % लोगों का अप्रूवल चाहिए मेरे को? 75% लोगों का मिल गया। बाकी 25% का क्या? वो लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। हाँ, तो वो लोग ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए ना, वो लोग जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल को बोल सकते हैं कि भाई ये जो राइट्स चेंज कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। और अगर ये लोग ट्राइब्यूनल के पास चले जाएंगे ना, तो फिर राइट्स चेंज एक बार के लिए रुक जाएगा। राइट्स चेंज होगा नहीं जब तक ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकता। पर क्या सर एक बंदा जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास? मिनिमम कितने लोग जाएंगे? मिनिमम उतने लोग जो 10% होल्ड करते हैं। सर देखो, एसआर पास करना था, मान लो 80% लोगों ने अप्रूवल दे दिया, अभी भी 20% लोग बचे हैं ना जो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। तो जब तक 10% से ज्यादा है ना, वो लोग जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास और ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे। जैसे ही ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन एडमिट कर लेगा, तो फिर राइट्स चेंज नहीं होगा, सब चीजें एक बार के लिए रुक जाएगी। सर पढ़ो क्या लिखा है। वेयर होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10% डिड नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशन और वोट, दे मे अप्लाई टू ट्राइब्यूनल टू हैव द वेरिएशन कैंसल्ड। 10% से ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं कि भैया ये वेरिएशन को कैंसिल कर दिया जाए, और जहां ऐसा एप्लीकेशन हो जाता है, वेरिएशन शैल नॉट हैव द इफेक्ट अंटिल इट इज कंफर्म्ड बाय द ट्राइब्यूनल। जब तक ट्राइब्यूनल हां नहीं बोल देता, तब तक वेरिएशन का इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद क्या लिखा है सर? अच्छा सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। सर मैंने आज रेजोल्यूशन पास करवाया, तो आज रेजोल्यूशन पास हो गया, तो एप्लीकेशन रेजोल्यूशन के बाद जाता है कि पहले? ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन भेजना है। आज मैंने एसआर पास करवा लिया, तुमसे पूछ लिया, तो ट्राइब्यूनल के पास एसआर के बाद जाओगे कि पहले? आप नेचुरली बाद में ही जाओगे, आप बैठ के देखोगे भाई एसआर पास हो रहा है। कितने दिन बाद जाओगे? 6 महीने बाद जाऊं चलेगा? नहीं, लॉ ने कहा आपको 21 डेज आफ्टर द डेट ऑफ कंसेंट और रेजोल्यूशन जाना पड़ेगा। और सर ट्राइब्यूनल जो है वो अपना डिसीजन बताएगा, और ट्राइब्यूनल का डिसीजन आप लोगों पे भी बाइंडिंग होगा, कंपनी पे भी बाइंडिंग होगा। आप लोगों पे भी बाइंडिंग होगा, कंपनी पे भी बाइंडिंग होगा। और कंपनी सर जो भी डिसीजन आएगा ना ट्रिब्यूनल के पास, वो आरओसी के पास लेके चला जाएगा। मैंने बोला था आरओसी क्या है? पड़ोस वाली आंटी है, उसको सब चाहिए। तो कितने दिन के अंदर उसको खबर चाहिए होती है? 30 डेज के अंदर। तो आप उसको ले जाकर के बता दोगे। आगे बढ़े सर। अब सर सेक्शन 49, 50, 51 आसान है, एक सुर में बताऊंगा, सुन लेना। एक सुर एक ताल, नो ऊपर नीचे, एक बार सुन लो, मेरी बात खत्म हो जाएगा। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि ए बी सी 3 अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स है, इसमें 10 रुपए का शेयर था, मैंने पहले बोला 5 रुपए दे दो, तो तुम लोगों ने 5 रुपए दे दिए। उसके बाद मैंने बोला अरे आगे वाले तुम लोग और 5 रुपए दे दो, पीछे वाले तुम लोग अभी सिर्फ 3 रुपए दो, क्या ऐसा नॉन यूनिफॉर्मिटी रख सकता हूं? लॉ ने कहा नहीं, लॉ कहता है तुम कोई भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर को ट्रीट करो ना, उनको यूनिफॉर्म बेसिस पे ट्रीट करो और यूनिफॉर्मिटी रखो, बस बात खत्म। अगला क्या कहता है सर, क्या आप लोगों से मैं
मान लो मैंने बोला था 10 रुपए का शेयर है, पहले मैंने बोला 5 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, तुमने दे दिया, पर दो होशियार थे, उन्होंने 5 रुपए के साथ साथ 5 रुपए के साथ साथ और 5 रुपए भी दे दिया, पूरा पेमेंट कर दिया, क्या वो एडवांस पेमेंट कर सकते हैं? नहीं सर, ये याद कर लो, एग्जाम में एमसीक्यू में कंफ्यूजन होता है। आपको अगर एओए में ऑथराइजेशन है तभी आप एडवांस ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। हम क्या सोचते हैं, हाँ ले सकते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं एओए में कंसेंट लगता है। एमसीक्यू में आया था, लोगों ने फट फट टिक मारा कि हाँ हाँ ले सकते हैं, अबे एओए में अप्रूवल नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखो, कोई भी पूछे कि एडवांस ले सकते हो तो बोलना नहीं, पर अगर एओए में अप्रूवल है ना तो आप ले सकते हो। क्या बोलोगे? नहीं, एओए में अप्रूवल है तो ले सकते हो। अब सर जो आपने मेरे को एडवांस दिया उस पे क्या मैं डिविडेंड दे सकता हूं आपको? अच्छा एक बात बताओ, डिविडेंड कौन से अमाउंट पे इशू होता है, नॉमिनल वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे? नॉमिनल वैल्यू पे। मेरे कंपनी का, मेरे शेयर का नॉमिनल वैल्यू था 10 रुपया, तुमने पे कितना किया है? 5 रुपया। उस बंदे ने 10 रुपया पेमेंट कर दिया, 5 रुपए एडवांस दे दिया उसने, तो मेरे को बताओ उसको डिविडेंड 10 रुपए में मिलेगा कि 5 रुपए में मिलेगा? सर डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल पे मिलेगा जितना आपका बुलाया गया है। आपने अगर एडवांस पे कर दिया ना, उस पे मैं डिविडेंड नहीं दूंगा। सर वो जो एडवांस पेमेंट किया उस पे क्या वोटिंग राइट्स मिलेंगे उसको? नहीं सर। क्या जो एडवांस पे किया उस पे मैं इंटरेस्ट दे सकता हूं? हाँ, तुम एट बेस्ट एडवांस पे इंटरेस्ट दे सकते हो और कुछ नहीं दे सकते, बाकी चीजें नहीं दे सकते, डिविडेंड नहीं दे सकते, वोटिंग राइट्स नहीं दे सकते। एक सुर में बोला, खत्म हो गया। सर पहला मैंने बोला यूनिफॉर्मिटी रखना, दूसरा मैंने बोला कि अगर आप एडवांस लेना चाह रहे हो ले सकते हो क्या? नहीं, पर अगर एओए अलाउ करेगा तो आप ले सकते हो। जो एडवांस लिया उस पर डिविडेंड दे सकते हो क्या? नहीं। इंटरेस्ट दे सकता हूं? इंटरेस्ट दे सकता हूं। वोटिंग राइट्स होगा उसका? सर जो 5 रुपए उसने नॉर्मल पे किया ना उसके लिए वोटिंग राइट्स होगा, एडवांस मनी के लिए वोटिंग राइट्स नहीं होगा। सर समझे क्या? आगे बढ़े, चलो। सर सेक्शन 52 बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए भी। सर एक अकाउंट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, नाम तो सुना ही होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है? सर 10 रुपए का शेयर है, 2000 रुपए में इशू कर रहा हूं, जाने दो बहुत हो गया, 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में इशू कर रहा हूं, तो जो एक्स्ट्रा 90 आए वो किधर डालोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर ये क्या कोई अलग बैंक अकाउंट है? ये सिर्फ बुक में एक अकाउंट खुलता है, आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। आप क्या अकाउंट खोलते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर ये जो अकाउंट में एक बार आपने पैसे डाल दिए ना तो इसका यूटिलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, आप सिर्फ 5 काम के लिए अकाउंट को यूज कर सकते हो। कौन से 5 काम सर? चलो आप लोग बोलो। पहला बोनस, अच्छा रैंडम बोलेंगे, ठीक है। बाईबैक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइटिंग ऑफ ऑफ एक्सपेंसेस। सेकंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था, थर्ड राइटिंग ऑफ ऑफ एक्सपेंसेस था। जो आपने अगर डिबेंचर्स इशू किया, ये लोग का जो एक्सपेंसेस खर्चा आता है इसका राइट ऑफ करने के लिए काम आता है। मतलब अगर मिल करके लिखेंगे एग्जाम तो भी 5 में से 4 पॉइंट ही लिख पाएंगे, 5 तो नहीं हो पाएंगे। क्या था बॉस? सुनो, मैंने गंदा सा बहुत वाहियात सा चीज बनाया है, उससे याद हो जाता है। मैं एम्प्लॉई हूं, मैं कंपनी के पास गया, कंपनी को बोला मैंने बोनस दे भाई, इस साल बोनस दे, खर्चा बहुत हो रहा है, अपने को बहुत सारे खर्चे करने। तो कंपनी ने बोला बोनस नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इस बार अपने को प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है। अरे क्या, ऐसा मत हंसो यार मेरे पे, मैं पहले ही बोल दिया गंदा है। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर मैं कंपनी के पास गया, मैंने बोला कंपनी बोनस दे, एक्सपेंसेस बहुत हैं। कंपनी ने बोला बोनस नहीं दूंगा, 2 चीजें करनी है, रिडेम्पशन करना है इस बार और बाईबैक करना है, दोनों में बहुत खर्चा होएगा, इस बार बोनस नहीं दे पाऊंगा। बस इससे घटिया मैं नहीं बना सकता था, दिस इज माई बेस्ट। ठीक है, सुनो क्या कहा मैंने, ये 5 यूजेस है सर, बोनस, एक्सपेंसेस और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और आपका बाईबैक। अगर आप बोनस इशू, सर ये एग्जाम में कम से कम 4 बार आ चुका है अभी तक, और 4 बार मैं बोल रहा हूं पिछले 8 अटेम्प्ट में, ऐसा नहीं आज तक के सारे अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट में 4 बार आ चुका है। तुम सोचो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, वो एक्सपेंसेस जो आपने डिस्काउंट दिया या कमीशन दिया डिबेंचर्स के इशू में, उसको राइट ऑफ करने के लिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का और बाईबैक के लिए, ये 5 चीजों के लिए यूज कर सकते हो। बोनस, 2 राइट ऑफ, क्या? एक्सपेंसेस का। कौन से एक्सपेंसेस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, बस। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बाईबैक। तो मैं बोनस मांगने गया, बहुत खर्चा है बोले,
तो उन्होंने बोला नहीं देंगे, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन और बाईबैक है इस साल, तो बोनस नहीं मिलेगा। पर सर इन्होंने एक एक्सेप्शन बनाया, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, सुन लो सर। ये तो नॉर्मल कंपनीज के लिए, तुम एसपीए अकाउंट में डालो और 5 पर्पस के लिए यूज करो, पर कुछ प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज है। क्या बोला मैंने? कुछ प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज हैं जो अगर सेक्शन 133 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, कुछ प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज हैं जो अगर 133 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो उनके केस में ना एसपीए के फिर 5 नहीं 3 केस यूज होते हैं, 5 नहीं 3 यूज होते हैं। वो तीन यूज मतलब कोई सा 2 कम हो गया। कौन से 2 कम हो गए सर? पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और दूसरा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये दो जो पी वाले पॉइंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों चीजें आप उन कंपनीज के लिए नहीं कर सकते। मतलब मान लो सर वो कंपनी जो है ना, प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज जो सेक्शन 133 कंप्लाई करते हैं, मान लो वो कंपनीज में ए लिमिटेड करके एक कंपनी आती है, तो लॉ ने कहा ए लिमिटेड क्या तेरे को एसपीए बनाना है? हाँ बनाना है। वो एसपीए के कितने यूटिलाइजेशन होंगे? 5 नहीं 3 होंगे। 3 में कौन से 2 नहीं आएंगे? प्रिलिमिनरी और प्रेफरेंस शेयर। बाकी 3 कर सकते हो। बाकी 3 क्या? बोनस, इशू ऑफ डिबेंचर पे एक्सपेंसेस और लास्ट बाईबैक। आगे बढ़े सर। सर ये 5 यूटिलाइजेशन थे। अब सर एक थोड़ा सा आपको एक स्टार्टर दे देता हूं आपको। एक कॉन्सेप्ट होता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अभी नहीं जाने का, नहीं उधर बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुनो, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल करके एक कॉन्सेप्ट है। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? अगर आपका शेयर कैपिटल कम हो रहा है ना, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस आ जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, इसके 5 यूज है, ठीक है? ये 5 के अलावा आपने मान लो कोई भी 6th यूज अगर किया ना, तो उसको वही प्रोविजन लग जाएगा जो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल को लगता है। क्या कहा मैंने? खड़े हो जा, ऐसे खड़े हो, नहीं थोड़ी देर, मेरा मन लगा रहेगा। सुनो मैंने क्या कहा, मेरी बात सुनो सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के कितने यूज? 5 यूज। 5 यूज के बाहर जाके अगर तुमने कोई 6th यूज किया ना, तो जैसे ही वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तुमने 6th यूज में डाला, वो आपको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब सर जैसे शेयर कैपिटल होता है ना, उसी बराबर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी ट्रीटमेंट दो। पर अगर आप 5 चीजों के लिए यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6th कोई भी पर्पस निकाल रहे हो तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे रिडक्शन होता है, वैसे ही एसपीए का रिडक्शन भी हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा है सर? पढ़ो, एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो, ये देखो, except as provided in this section, provision relating to reduction of share capital shall apply as if SPA were the paid up share capital of the company। ऐसा मान लिया जाएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल है। 5 पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, उसके अलावा किसी के लिए यूज करोगे तो रिडक्शन हो गया, माना जाएगा। आगे बढ़े सर। सेक्शन 53 क्या कहता है? डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। 54 क्या कहता है? स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे। 53 कहता है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। डिस्काउंट पे इशू मतलब क्या सर? 10 रुपए का शेयर है, क्या 9 रुपए पे इशू कर सकता हूं? नहीं। अगर कर दिया तो वॉइड हो जाएगा और पेनल्टी अलग लगेगी। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा और पेनल्टी अलग लगेगी। सर एक्सेप्ट एज अंडर सेक्शन 54 अ कंपनी शेल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। आप इशू करोगे ही नहीं डिस्काउंट पे, अगर आपने किया तो वॉइड है। पर सर एक छोटा सा ट्रांजैक्शन समझना, अगर ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसको राहुल ने लोन दे रखा था। क्या दे रखा था? राहुल ने लोन दे रखा था। कितने का? 100 करोड़ का लोन दे रखा था मान लो। अब सर ये लोन का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, लोन का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो राहुल ने बोला एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इक्विटी में। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इक्विटी में। तो कंपनी ने बोला हाँ हाँ ठीक है, इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मेरे एक शेयर का 10 रुपया है, तो मैं तेरे को 10 करोड़ शेयर इशू कर देता हूं। कंपनी ने बोला मेरे एक शेयर का 10 रुपया है, मैं तेरे को 10 करोड़ शेयर इशू कर देता हूं। राहुल ने बोला तेरी ऐसी तैसी 10 रुपए का शेयर है क्या तेरा? वो तो नॉमिनल वैल्यू है, तेरे शेयर की वैल्यू तो 5 रुपए की भी नहीं है भाई, मैं 5 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहा। तो कंपनी ने बोला अच्छा चल ठीक है, हम 10 रुपए ने 5 रुपए मान लेते हैं और मैं तेरे को 20 करोड़ शेयर इशू कर देता हूं। पर सर यहां पे तो कंपनी ने डिस्काउंट में इशू कर दिया ना। लॉ ने बोला कोई बात नहीं, तुम अगर किसी रेजोल्यूशन प्लान के अंडर इस तरह का कन्वर्जन कर रहे हो। किसका कन्वर्जन सर? एक राहुल है, उसको पैसे देने, पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो पैसे नहीं दे पा रहे हो तो कन्वर्जन अगर कर रहे हो तो उस केस में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डिस्काउंट का एक और एक्सेप्शन है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अबव, अ कंपनी में इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स व्हेन इट्स डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन परसुएंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान और डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। अगर आप कोई सीडीआर कर रहे हो, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, या कोई रेजोल्यूशन प्लान बना रहे हो, उसके तहत अगर कन्वर्जन हो रहा है और उसमें डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर समझा क्या? अरे बोलो हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होमवर्क इसको घर पे डालना। आगे बढ़े सर, सेक्शन 54 बैठ जा। 54 क्या है सर? 53 कहता है डिस्काउंट पे मत देना। सर हमने चैप्टर कहां से शुरू किया था? 43 से, भग 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 खत्म हो गया। 43 क्या था? काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। 44 नहीं था। 45
नहीं था, ये याद है तुमको, हालांकि पढ़ाया था। मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल और डिस्टिंक्ट नंबर। 46 शेयर सर्टिफिकेट्स। 47 वोटिंग राइट्स। 48 वेरिएशन इन क्लास ऑफ राइट्स। 49 50 51 क्या है? 49 है यूनिफॉर्म रखना। 49 50 है कॉल्स इन एडवांस। 51 है डिविडेंड नहीं दे सकते, इंटरेस्ट दे सकते हो, ठीक है। 52 एसपीए 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 एसपीए। 52 एसपीए एसपीए। 53 54 एक साथ पढ़ो। 53 क्या है? डिस्काउंट नहीं दे सकते। 54 क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर में डिस्काउंट दे सकते हो। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या? पसीने की मेहनत। मतलब सर अगर आपकी कंपनी का कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेरे कंपनी का कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय है, उसने एक मस्त काम किया, उसने कुछ तो भी मस्त काम किया, उसने मेरे को अप्रोच किया कि रिलायंस मैं तुमको ये काम अपना देना चाहता हूं, तुम बदले में क्या दोगे? तो मैंने कहा बदले में मैं तेरे को अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू करता हूं। ये इक्विटी शेयर्स क्या होंगे? स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब सर पसीने की कमाई, ठीक है। मतलब तुमने कुछ इन्वेंट किया। क्या इन्वेंट किया सर? कोई नो हाउ, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरी कंपनी को वैल्यू एडिशन हो रहा है। मैंने 3 वर्ड बोले, क्या 3 वर्ड? नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या कोई भी ऐसी चीज जिससे कंपनी को वैल्यू एडिशन हो रहा है। फिर से बोलो, नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या वैल्यू एडिशन। ये तीनों चीजों में से कोई भी हो रहा है। कौन करके दे रहे? डायरेक्टर या एम्प्लॉई। अगर ये लोग करके दे रहे तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। डेफिनेशन देखो सर, सच इक्विटी शेयर्स as is issued by a company to its director or employee at a discount or for consideration other than cash। आप डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हो या बिना कैश के भी इशू कर सकते हो। क्यों बिना कैश के? अरे तू मेरे को नो हाउ दे रहा है, मैं तेरे को शेयर्स दे रहा हूं, उसमें कंसिडरेशन कहां से आएगा? तो डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ आईपीआर और वैल्यू एडिशंस। और वैल्यू एडिशंस तो क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर होता है। अब सर स्वेट इक्विटी शेयर के प्रोविजन सुन लो। अगर एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट्स आने वाले हैं, सुन लेना मेरे साथ। कुछ 15% तुमको पता चलेगा 15% है, अचानक से वो 25 हो जाएगा। जैसे ही 25 समझ आएगा अचानक से 50 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर स्वेट इक्विटी शेयर पास करने के लिए सबसे पहले क्या लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या लगता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद घर से पढ़ के आए हो कोई? नहीं सर हम क्यों पढ़े, हमारा थोड़ी एग्जाम है, हम तो सीएवीए बन गए हैं, पढ़ना तो आपको है। नलायको सुनो सर, सबसे पहले आप क्या पास करोगे स्वेट इक्विटी शेयर के लिए? एसआर पास करोगे। सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको बहुत सारे डिटेल देने पड़ते हैं। वो डिटेल में आप बताओगे कितने इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, किसको इशू कर रहे हो, क्या रीजन है इशू करने का, क्या प्राइस है इशू करने का, वो सारी चीजें बताओगे। नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन एंड टू whom इट इज इशूड। और ये पॉइंट सर मैं बहुत बार बोलने वाला हूं आज से, अगर आपका इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो आपको सेबी का भी रेगुलेशन का कंप्लाइंस करना पड़ेगा, पर अगर लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज एक्ट के स्पेसिफिक रूल का कंप्लाइंस कर लेना। मतलब सर एसआर पास करना, रेजोल्यूशन के लिए डिटेल्स देना, और अगर लिस्टेड है तो सेबी का कंप्लाइंस कर लेना, नहीं तो इस एक्ट के रूल्स का कंप्लाइंस कर लेना। तब जाके आप क्या कर सकते हो? तब जाके आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। उसके बाद सर एक बात बताओ, अगर ये क्लास ए शेयर होल्डर है, ठीक है, मैं एक स्वेट इक्विटी शेयर, अरे सुनो 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 सर, ये क्लास ए शेयर होल्डर है, क्लास बी शेयर होल्डर है, सी कोई नहीं है, मेरे को इशू करना है स्वेट इक्विटी शेयर। क्या मैं स्वेट इक्विटी शेयर के लिए एक नया क्लास ऑफ शेयर होल्डर खोल सकता हूं? लॉ ने कहा नहीं। लॉ ने कहा जो एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ शेयर्स है ना, उसी में तू स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर दे, कोई नया क्लास मत खोल। अब सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये क्लास ए ऑफ शेयर होल्डर्स है, नॉर्मल शेयर होल्डर, और दूसरी तरफ क्लास ए के मैंने कुछ स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर दिए, क्या वो दोनों एक बराबर होंगे? ये क्लास ए के नॉर्मल शेयर होल्डर्स है, मैंने क्लास ए के शेयर ही स्वेट इक्विटी में इशू कर दिए, क्या वो दोनों शेयर होल्डर एक बराबर होंगे? लॉ ने कहा हाँ बिल्कुल एक बराबर होंगे, दोनों पारी पासू रैंक करेंगे। क्या रैंक करेंगे? पारी पासू, मतलब एक लेवल पे। समझे? आगे बढ़े सर। अब सर एक आ जाता है रूल 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी सो रहे थे तो उठ जाओ। ये ऑनलाइन वालों का क्या हाल है? अरे ऑनलाइन, अच्छा ये लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई हमसे, पारी पासू इन्होंने पहले से बोल दिया। ऊपर आ तो श्री, चलो चलो सर, स्वेट इक्विटी शेयर्स
अभी तक वही चल रहा है क्या? हाँ, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा। हमने कहा स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको किसको इशू होगा, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज। सर मेरे दो सवाल का गलत जवाब दे दो, ठीक है। पहला, अगर एक एम्प्लॉय इंडिया के बाहर है, क्या उसको मैं स्वेट इक्विटी शेयर दे सकता हूं? फॉरेनर है सर, फॉरेनर, क्या बोलता है भाई? दे सकते हैं। सर अगर एक डायरेक्टर है, वो दिन में सिर्फ 2 घंटा काम करता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर, होल टाइम नहीं है, उसको स्वेट इक्विटी शेयर दे सकता हूं? तीसरा, अगर एक एम्प्लॉय है, इंडिया के बाहर है, और वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, मेरे होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय है, मतलब एक तो साला इंडिया के बाहर भी है और ऊपर से होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको स्वेट इक्विटी शेयर दे सकता हूं? सर तीनों का आंसर है यस। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एम्प्लॉय का डेफिनेशन। एम्प्लॉय में कौन आता है? एम्प्लॉय में आता है परमानेंट एम्प्लॉय। परमानेंट एम्प्लॉय मतलब क्या सर? जो एक पीरियड से ज्यादा आपकी कंपनी में स्टिक कर चुके हैं। परमानेंट एम्प्लॉय फिर चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, नहीं फर्क पड़ता। तो पहला पॉइंट मैंने बोला, एम्प्लॉय में कौन आता है? परमानेंट एम्प्लॉय, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। दूसरे आते हैं डायरेक्टर, वो होल टाइम डायरेक्टर हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, नहीं फर्क पड़ता, होल टाइम हो या नहीं हो, डायरेक्टर्स आपके पूरे आ जाते हैं एम्प्लॉय के डेफिनेशन में। तीसरा, ये जो 1 और 2 पॉइंट था ना, 1 क्या था? परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। 2 क्या है? डायरेक्टर, होल टाइम और नॉट होल टाइम। ये जो 1 और 2 है ना, ये अगर आपके सब्सिडरी कंपनियां, होल्डिंग कंपनी के भी एम्प्लॉइज है ना, तो उनको भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। मतलब मैं अगर ए लिमिटेड हूं, तो मेरी कंपनी एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड की कोई एम्प्लॉय है इंडिया के बाहर, उसको भी मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता हूं। समझे? आगे बढ़े सर। अब सर मैंने कहा था कि अगर आप किसी को स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, तो वो 3 चीजें आपको दे रहा है, नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वैल्यू एडिशन। अब सर वैल्यू एडिशन मतलब क्या? वैल्यू एडिशन मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता रहेगा, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता रहेगा, वो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है। अब सर मेरे को एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, सुन लो सर, यहीं से क्वेश्चन आएगा, मंदिर यहीं बनाएंगे। सुनो मेरी बात, सुनो सर, अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो, सबसे पहले एसआर पास करोगे। सर आज एसआर पास किया, आज से 3 साल बाद स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, चलता क्या? क्यों? क्योंकि लॉ ने कहा है कि एसआर की वैलिडिटी 12 महीने की होती है। जिस दिन एसआर पास हुआ ना, उसके 12 महीने के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट हो गया होना चाहिए। अब सर क्या मैं जितना चाहूं उतना स्वेट इक्विटी शेयर बांट सकता हूं? सर सुनो ना, व्हाट इज द लिमिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर? लिमिट है सर 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और रुपीस श्री। सुनो 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 सर, लिमिट क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल का? लिमिट है 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और ₹5 करोड़ विच एवर इज। अरे बोलो, थोड़ा घर से पढ़ के आने का ना। हाँ, रिविजन है। क्या है? रिविजन। मतलब विजन में होगा तो उसको रिविजिट करोगे, विजन में है ही नहीं। बोले सर ब्लैक कोरा कागज है मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा कि पढ़ाओ। सुनो मेरी बात, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर, ये लिमिट तक का आप इक्विटी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। पर सर ये है 1 साल का, ठीक है। पर आपका एट एनी टाइम कभी भी स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा? अगर मैं एक बार इशू कर रहा हूं तो 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर का लिमिट देखोगे। लेकिन एक बार मैंने इशू कर दिया, उसके बाद जो टोटल होगा ना स्वेट इक्विटी शेयर, इट कैन नेवर बी मोर देन 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पर अगर एक स्टार्टअप हो सर आप, तो शुरू के 10 साल के लिए ये लिमिट जो है ना आपके लिए हो जाएगा 50%। तो मैं मर जाऊं? सब पहले क्या लिखा लॉ ने पहले लिखा 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। अगर 15%, ये तो हो गया वन टाइम जब इशू कर रहे हो, बट एट एनी टाइम इट शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पर अगर आप एक स्टार्टअप हो
और इनकॉर्पोरेशन होके 10 साल भी नहीं हुए हैं, 10 साल से कम हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50% आपकी लिमिट रहेगी, मतलब आप बहुत ज्यादा शेयर्स भी इशू कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि स्टार्टअप में बांटना पड़ता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्टार्टअप में तुम्हारे पास देने को पैसे तो नहीं होते, तुम क्या बांटते हो, शेयर्स बांटते हो। तो लॉ ने कहा बांटो, कोई टेंशन नहीं है, पर शुरू के 10 साल तक बस। अब सर लॉक इन बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एमसीक्यू में आएगा, यही चीज एमसीक्यू में आएगी। सर अगर एक डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, क्या वो अगले दिन बेच सकता है? लॉ ने कहा नहीं, आपको उसका लॉक इन पीरियड रहेगा। कितने साल का लॉक इन सर? 3 साल का। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गलत जवाब दो, आगे बढ़ेंगे फिर। सर एक कंपनी थी, उसने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि भैया 3 साल नहीं, सिर्फ 2 साल का लॉक इन रहेगा, क्या वो वैलिड है? क्या वो प्रोविजन वैलिड है कि 3 साल नहीं 2 साल रहेगा? लॉ ने कहा नहीं, इसमें क्या यस बोल रहे हो? अब एक गलत जवाब वाला क्वेश्चन आया नहीं, अभी रुक जाओ। पहला मैंने क्या पूछा, 3 साल का लॉक इन है, क्या कम करके उसको 2 साल कर सकते हो? लॉ ने कहा नहीं। 3 साल का लॉक इन है, क्या उसको बढ़ा के 4 साल का कर सकते हो? नहीं। द आंसर इज नहीं कर सकते। सर ये जो 3 साल का लॉक इन है ना, इसको कम ना इसको ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। 3 साल का लॉक इन लिखा हुआ है, 3 साल का लॉक इन रहेगा स्वेट इक्विटी शेयर का। सर ये एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में डला हुआ है, क्वेश्चन बैंक में एग्जाम का क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि आप नहीं बढ़ा सकते, नहीं कम कर सकते, 3 साल म्हणजे 3 साल। ठीक है। अब सर इसके लिए जब मैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं, तो मेरे को अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। कौन करके देता है वैल्यूएशन? रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन करके देगा। अब सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझा दूं, अकाउंट्स का काम कर दूं मैं। सुनो, आप शेयर्स इशू कर रहे हो, बदले में क्या आ रहा है? घंटा। बदले में क्या आ रहा है? या तो तुमको कोई असेट आ रहा है, टैंजिबल या इंटैंजिबल। अगर सर जो असेट आ रहा है वो डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल है, तो उसको बुक्स में, अकाउंटिंग में असेट में डाल दो, बैलेंस शीट में डाल दो। पर अगर कोई ऐसी चीज आ ही नहीं रही है जो डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल है, तो उसको एक्सपेंस आउट करके खत्म करो। सर एक तरफ मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं, वो तो जा रहा है, उसका अकाउंटिंग नहीं बात कर रहे हैं, जो आ रहा है उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे? जो आ रहा है अगर वो डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल असेट है तो बैलेंस शीट में डाल दो। पर अगर जो आ रहा है वो डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल असेट नहीं है, तो उसको कहां डालोगे? एक्सपेंस में डाल के खत्म करो। आगे बढ़े सर। अब आप ये डिस्क्लोजर्स बोर्ड में दोगे, बोर्ड रिपोर्ट में दोगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे एसीएस का फॉर्म SH3 में। पहली बार आपके चैप्टर में फॉर्म आया, नमस्ते नहीं करोगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा। फॉर्म SH3, SH12 नहीं है, सीधा SH3 आया। क्या SH3 है कि स्वेट इक्विटी शेयर अगर इशू हो रहे तो उसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। वो रजिस्टर फॉर्म SH3 में मेंटेन होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। सर ये क्या था दर्द के अलावा? सेक्शन 53 और 54 एक साथ बता रहा हूं, सुन लो। 53 क्या है? डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो वॉइड। पर अगर क्रेडिटर का डेट को कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी में, क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? किसी रेजोल्यूशन प्लान के वजह से या डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के वजह से, तो चलता है। ठीक है, बस खत्म। 54 में आ जाओ। 54 क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय को आप प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? कुछ गलत बोला क्या मैंने? कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं बोलते, कुछ गलत नहीं बोला बोलते। अरे सर अगर आप इक्विटी शेयर दे रहे हो, प्रेफरेंस नहीं, अगर आप अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर दे रहे हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने तुमको 3 चीजें दी, नो हाउ, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैल्यू एडिशन। ये तीनों में से कोई भी चीज दी तो वो स्वेट इक्विटी शेयर होता है। डिस्काउंट पे दे सकते हो? हाँ। सर जीरो प्राइस पे दे सकता हूं? हाँ। कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है, जीरो प्राइस भी हो सकता है। अब सर उसके लिए क्या पास करना पड़ता है? एसआर। एसआर पास करने के लिए डिटेल्स देना पड़ेगा। हो गया। एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या है सर? 3 लोग आते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। डायरेक्टर्स में होल टाइम डायरेक्टर और नॉट। तीसरा, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के भी ये दोनों लोग, वो भी आपके एम्प्लॉय हो जाएंगे, मतलब उनको भी दे सकते हैं शेयर्स। उसके बाद इसमें तुम्हारी नींद खुल जाती है। नहीं, पढ़ाई नहीं करवाओ सर, खाली गंदी बातें कर लो तुम। सुनो मेरी बात। उसके बाद लिमिट्स में आने के पहले रूल्स में शुरू करते हैं। एसआर की वैलिडिटी क्या होगी? 12 महीने की। 12 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट। क्या बोलो? अलॉटमेंट। उसके बाद लिमिट क्या है? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज लोअर हायर। उसके बाद वो तो हो गया वन टाइम इशू, बट एट एनी टाइम इट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पर अगर एक स्टार्टअप है जो इनकॉर्पोरेशन के 5 साल के अंदर है, 10 साल के, 20 बोले,
10 साल के अंदर है, स्टार्टअप अगर 10 साल के अंदर है तो 50% तक इशू कर सकता है। उसके बाद सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन करेगा। उसके बाद क्या था, लॉक इन, कितने साल का, 3 साल का लॉक इन होगा, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ सेक्शन 55 पे। सर याद हुआ 54? अभी तक वही याद हुआ ना तुमको? हाँ, क्योंकि सर इसके पहले तो नींद खुलने में, फ्लो बनने में टाइम लग जाता है। 10:30 बज गए भाई। सुनो सेक्शन 55 क्या है सर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर प्रेफरेंस शेयर्स, क्या मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता हूं? क्या मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूं? लॉ ने कहा नहीं। अबे क्या हो रहा है भाई, आज पनौती मार के आया है कोई। सुनो, किसको देख लिया सुबह सुबह आज में? अच्छा वो एक और को, हाँ ठीक है याद आ गया। समझो समझो मेरी बात सुनो। प्रेफरेंस शेयर्स, सर प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी इररिडीमेबल नहीं हो सकता, रिडीमेबल होगा। अगर रिडीमेबल होगा, मान लो मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा हूं, रिडीम कर दूंगा, क्या मैं 50 साल बाद रिडीम करूं, चलेगा? लॉ ने कहा नहीं, मैक्सिमम 20 इयर्स का टेन्योर हो सकता है। पर सर मैं 20 इयर्स से ज्यादा रखना चाहता हूं, नहीं रख सकते। पर एक कंपनी है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी 20 साल से ज्यादा रख सकती है, पर मैक्सिमम 30 साल रख सकती है। मतलब नॉर्मली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं, इररिडीमेबल नहीं होते। रिडीमेबल में भी 20 इयर्स तक के लिए रिडीमेबल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाले कंपनीज में 20 इयर्स से ज्यादा के भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 इयर्स। पर उनके लिए एक और कंडीशन है कि 20 इयर्स के बाद हर साल आप 10% रिडीम करते जाओगे एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर पढ़ के आना पड़ेगा, क्लास में पढ़ के आना पड़ेगा, तब मजा आएगा, मेरे को भी स्पीड मिलेगी थोड़ी सी। ऑनलाइन वाले स्पीड बढ़ाऊं क्या? तो बताओ, इनको पीछे छोड़ देंगे अपन। तुम भी तो नालायक हो, तुम कौन से पढ़ के आए होगे। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा, इररिडीमेबल इशू नहीं होता है, रिडीमेबल होते हैं। 20 साल, 20 से ज्यादा 30 तक कर सकते हो। कौन सी कंपनी? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली। लेकिन हर साल आपको 10% रिडीम करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब सर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब क्या? मैंने पैसा ले लिया, वापस करने को रिडेम्पशन कहते हैं। रिडेम्पशन करने के लिए पैसे लगेंगे, किधर से दूंगा वो पैसे? 2 जगह से। या तो तुम अपने कंपनी के प्रॉफिट से दे दो, या फिर तुम नया इशू करके दे दो। नया इशू मतलब क्या? मैंने प्रेफरेंस शेयर्स ए इशू किया था, अब ए को रिडीम करना है, तो ए को रिडीम करने के लिए मैं बी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके ए को रिडीम कर सकता हूं। तो 2 सोर्स हो गए सर, बोलो क्या? प्रॉफिट और दूसरा फ्रेश इशू। पर अगर मैं प्रॉफिट से रिडीम कर रहा हूं ना, तो मेरे को एक रिजर्व बनाना पड़ेगा जिसका नाम है कैपिटल रीपेमेंट रिजर्व, CRR। ठीक है? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? पक्का? लोग डर जा रहे हैं, बोले नहीं यार नहीं होगा। मैं डर जा रहा हूं यार, इनको पता भी नहीं है। CRR क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो आप क्या करोगे? CRR क्रिएट करोगे। CRR में कितना पैसा डालोगे सर? अगर मान लो मैंने 10 रुपए का शेयर्स इशू किया था और मैं रिडीम कर रहा हूं 12 रुपया, तो मैं कितना रुपया CRR में डालूंगा? 10 रुपए। जो आपका शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उसका जो नॉमिनल वैल्यू है, उतना पैसा आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालोगे। सर देखो क्या लिखा हुआ है, आप रिडीम 2 जगह से कर सकते हो, प्रॉफिट से या फ्रेश इशू से। प्रॉफिट से या फ्रेश इशू से। अगर प्रॉफिट से कर रहे हो तो कितना अमाउंट डालोगे? नॉमिनल वैल्यू जितना अमाउंट किधर डालोगे? CRR में डालोगे। सुन लो, थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछूंगा, पक्का शर्त लगा लो गलत जवाब दोगे। चाहिए तो लगा ही लो 100 की शर्त। ठीक है? पक्का? लगी शर्त? अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर पूछूंगा, फिर गलत जवाब दोगे। लगी शर्त? ठीक है सर। जब रिडेम्पशन होता है ना, सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है, पार्टली पेड अप का नहीं होता है। अब आप क्रिएट करोगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जिसमें आप नॉमिनल वैल्यू तक का अमाउंट डालोगे। अब सर सुनो ना, ये जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है ना, इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है? क्या चीज के लिए यूज कर सकते हो? जैसे आपको पता है SPA 5 चीज के लिए यूज कर सकते हैं। पहला बोनस, दूसरा एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और इशू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड कमीशन वगैरह का एक्सपेंस। फोर्थ रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिफ्थ बाईबैक। बोनस मांगने गया, खर्चा बहुत हो रहा है, उसने बोला नहीं हो पाएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है और बाईबैक करना है। ठीक है? 6 बार और बोलूंगा, तुमको भी लगने लगेगा हाँ यार मस्त है ये तो, है ना? सुनो मेरी बात, फिर मैंने क्या बोला, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। हाँ, मैं तुमको ये समझा रहा था SPA का 5 यूज है, पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के कितने यूज है? 1।
सबका मालिक एक। क्या यूज है सर? बोनस इशू करने के लिए काम आएगा और किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते। पर सर अगर किसी और काम के लिए यूज कर लिया तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि ये भी पेड अप शेयर कैपिटल है। और उसके बाद सर इन्होंने कहा, अब मेरा क्वेश्चन सुनो ना, 100 रुपए निकाल के रखो इधर टेबल पे। सर अगर एक कंपनी है, उसने रिडेम्पशन किया किस चीज का? प्रेफरेंस शेयर का। 101 रुपए का नॉमिनल वैल्यू था, उसने रिडीम किया 98 रुपीज के डिस्काउंट पे। कैसे लाया सर 98 रुपीज? उसने फ्रेश एक क्लास बी के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, पर 98 रुपीज पे रिडीम किया। उसको कितना अमाउंट एक सेकंड कोई नहीं बोलेगा, पहले मन में सब सोचो, उसको कितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 98 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सर कौन कौन ऑप्शन ए बोल रहे? अरे बोलो, कौन कौन ऑप्शन सी बोल रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 900 रुपए हो गए। कौन कौन ऑप्शन सी बोल रहे? अरे बोलना, क्या बोल रहे तू? ऑप्शन डी कौन बोल रहे? ला तू भी ला, 100 रुपए दे। सर आंसर है नन ऑफ द अबव। क्यों सर? सीआरआर अकाउंट कब क्रिएट करते हो? जब रिडेम्पशन प्रॉफिट में से हो रहा है। इधर किधर से रिडेम्पशन हुआ? फ्रेश इशू से रिडेम्पशन हुआ। तो क्या नहीं होता है? सीआरआर क्रिएट नहीं होता है। आज महंगा पोहा खाएंगे। 10 रुपए तो क्या सादा पोहा, 100 रुपए तो महंगा पोहा। खाना पोहा ही है ना? चलो वो जाने दो। सुनो सुनो सुनो, ऑनलाइन वाले पता नहीं यार, ये लोग अच्छा सर आपने क्लास में ले लिया, हाँ ठीक है ना, इतना याद थोड़ी रखना होता है क्लास का। चलो मेरी बात आगे बढ़े। सर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर अभी तक हमने रिडेम्पशन की बात की। रिडेम्पशन के लिए प्रॉफिट से रिडीम करोगे, फ्रेश इशू से रिडीम करोगे, और प्रॉफिट से भी जब रिडीम करोगे सीआरआर क्रिएट करोगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब इशू की बात कर लेते। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहता हूं तो कैसे इशू करूंगा? भाई एसआर तो ऐसे बैठे बैठे पास कर देना। अभी तक हमने एक ही जगह ओआर पढ़ा है। किधर किधर पढ़ा है ओआर? सर मेरे को पता था कल का आज भूल जाते हैं, ये पता था। आज का आज शाम को भूल जाते हैं, पता था। पर अभी का अभी भूल जाते हैं, ये किधर से हो गया भाई? डीवीआर में ओआर पास करोगे, 3 कंडीशन 4 कंडीशन, लाइफ में कुछ याद है? अभी रिवीजन में रिवीजन हो जाएगा। सुनो मेरी बात। रूल 9, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इशू करने के लिए आपको सबसे पहले एओए में पावर चाहिए, फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा। कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिविडेंड के रीपेमेंट में या रिडेम्पशन में। ये 3 कंडीशन है सर। एओए में पावर, एसआर और डिविडेंड के रीपेमेंट में या रिडेम्पशन में कोई भी डिफॉल्ट सबसिस्टिंग नहीं होना चाहिए। तभी जाके आप क्या इशू कर सकते हो? तभी जाके आप रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। एक रजिस्टर मेंटेन करोगे। रजिस्टर कौन से सेक्शन में सर? सेक्शन 88। एक होता है एमजीटी 1, एक होता है एमजीटी 2। कौन सा रजिस्टर में डालेंगे सर? एमजीटी 1 क्या है? रजिस्टर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। एमजीटी 2 रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और ओएसएच अदर सिक्योरिटीज होल्डर। किधर डालोगे सर? एमजीटी 2 में। क्या पलट जाते भाई, शर्म भी नहीं आती। सुनो उसके बाद मैंने क्या कहा? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा क्या? जब चाहे तब होगा, जो तुम लिख लोगे उसका कोई डिस्कशन नहीं है। मैंने क्या कहा? एओए में प्रोविजन होना चाहिए, एसआर पास करना होगा और डिविडेंड का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए या प्रेफरेंस शेयर का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तब जाके आप क्या इशू कर सकते हो? प्रेफरेंस शेयर्स। सर प्रेफरेंस शेयर्स 25 साल के लिए इशू कर सकता हूं? नॉर्मली नहीं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाले कंपनी के लिए हाँ। अब सर अगर मान लो एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एग्जाम में आया हुआ प्रोविजन है, सुन लो। अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया और इसका मेरे को रिडेम्पशन करना है, पर रिडेम्पशन करने के लिए पैसे नहीं है, मैंने 100 करोड़ यूज लिया था, 10 साल के लिए लिया था, 10 साल बाद रिडीम करना है, पैसे नहीं है, तो क्या करूं? पैसे नहीं है तो या तो आप फ्रेश इशू करके दे दो, पर फ्रेश इशू में तुमको लगता है कोई पैसे देगा?
तो मेरे को एक बात बताओ, तुमको लगता है कि जिनका पैसा लिया है वो वापस नहीं कर पा रहे हो, नए लोग तुमको पैसा दे देंगे? कोई नहीं देगा। तो क्या करेगा सर? कंपनी तो फंस जाएगी। तो लॉ ने कहा एक काम कर, दो चीजें कर, दो चीजें। पहला, शेयर होल्डर का अप्रूवल ले ले। कैसे अप्रूवल लोगे सर? आप समझ लो 75% शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लो कि भाई हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे दो। ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे दो क्या? कि मैंने शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लिया है, मैं पैसे रीपे नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होगा? तो सर एक तरह से समझो, अगर आपने 10 साल का प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, 10 साल के बाद आप क्या नहीं कर पा रहे हो? रीपे नहीं कर पा रहे हो। तो ये जब अप्रूवल लेने के बाद जब ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन दोगे, और ट्राइब्यूनल अगर तुम्हारे एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा ना, तो क्या होगा? ये वाला जो प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम मान लिया जाएगा, और एक नया प्रेफरेंस शेयर इशू हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा। मतलब सर बुक में गेम चल रहे। सर मैंने प्रेफरेंस शेयर ए इशू किया था, ए मेरे को रिडीम करना था। ए रिडीम करने के लिए मैं बी से पैसे उठा सकता था, पर बी तो पैसा देगा नहीं। तो लॉ ने कहा एक काम कर, तू अपने शेयर होल्डर का अप्रूवल ले ले कि भाई लोग पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, तुम मेरे को कंसेंट दे दो, और कंसेंट के बाद ट्राइब्यूनल के पास चला जाऊंगा। ट्राइब्यूनल जैसे ही अप्रूव कर देगा ना, ये मान लिया जाएगा कि तुम्हारे ही शेयर्स रिडीम हो गए और तुम्ही से फ्रेश इशू हो गया है। मतलब क्या? फिर से आपको 10 साल का टेन्योर मिल जाएगा। समझे क्या? मतलब गेम खेल रहे हैं सर हमारे साथ। लेकिन इसमें कैच है, अगर सर मान लो 75% लोगों ने अप्रूव किया, बाकी 25% ने तो अभी भी नहीं अप्रूव किया ना, उनका क्या? वो नाराज फूफा है, उनको एग्जिट ऑफर दिया जाएगा। एग्जिट ऑफर मतलब क्या? उनके पैसों का रिडेम्पशन हाथ के हाथ हो जाएगा। किधर से करोगे वो हमको नहीं पता। हमने तुमको 75% का सपोर्ट दे दिया, बाकी 25% का तुम जुगाड़ कर लो, पर उनको पैसे वापस देने होंगे। सर तो कोई क्यों ही हाँ बोलेगा? अगर उनको पैसे वापस मिल जाएंगे डिसेंटिंग वालों को, तो क्यों लगता है 75% हाँ क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको पता है भाई, हाँ नहीं बोलेंगे ना तो पैसे वैसे भी नहीं मिलने हैं, तो हाँ बोलना ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सर क्या लिखा है? पढ़ो मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? वेयर अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम और पे डिविडेंड, इट मे विद द कंसेंट ऑफ 3/4 इन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर 3/4 इन नंबर है क्या? 3/4 इन वैल्यू है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने के बाद आप जाओगे ट्राइब्यूनल के पास अप्रूवल के लिए, और वो इशू करेगा फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका अमाउंट कितना होगा? अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डिविडेंड। मतलब 100 करोड़ इनसे रेस किया था मैंने, इन पे 10 करोड़ का डिविडेंड भी है, तो 110 करोड़ का नया इशू होगा। सर नया इशू बाहर से होगा क्या? नहीं, इन्हीं मेंबर से नया इशू मान लिया जाएगा। ऑन सच इशू अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिडीम्ड, मतलब रिडीम मान लिया जाएगा और फ्रेश इशू आ जाएगा। पर सर ट्राइब्यूनल जो है ना, वो ऑर्डर देगा कि डिसेंटिंग लोगों का रिडेम्पशन फोर्थविथ कर दिया जाए, वो लोग जो लोग कंसेंट नहीं दिए थे। सीआरआर अकाउंट क्यों यूज होता है सर? बोनस के पेमेंट के लिए यूज होता है। और जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था अभी, जो तुम इतना रॉकेट साइंस जैसा सोच के गलत जवाब दिए, कौन सा? कि फ्रेश इशू अगर प्रोसीड्स से आप रीपेमेंट कर रहे हो तो सीआरआर में नहीं जाता, वो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक में डाल दिया है। सर आगे बढ़े, 3 कॉन्सेप्ट फटाफट फिर खत्म कर दूंगा आज की क्लास। सुनो सर, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क होता है? ट्रांसफर मतलब क्या? ए ने अगर अपने शेयर्स बी को ट्रांसफर किए तो वो होता है ट्रांसफर। बट ट्रांसमिशन मतलब क्या? समथिंग विच हैपेंस बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब डेथ हुई, डेथ की वजह से अगर शेयर्स मिल गया तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। अब सर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में तो आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट हमको इंटर से ज्यादा याद है? तब पढ़ने में मन लगता था ना, अभी तो मन कहीं और लगाने लग गए तुम लोग। सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा? ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। अगर ए, अरे तू जल्दी आ गया, 15 मिनट बाद खत्म होगी क्लास, आजा आजा, बैठ जा। सुनो सुनो सर, सुनो क्या कहा मैंने, सुनो सर। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फर्क है? बता दिया मैंने। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्रांसफर कैसे होता है? ए अगर अपने शेयर्स को बी को ट्रांसफर करना चाहता है, कैसे ट्रांसफर करेगा? हाउ विल ए ट्रांसफर हिज शेयर्स टू बी? सबसे पहले सर आपको एक ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा। ट्रांसफर डीड में आप डेट लिखोगे, साइन करोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? सुनो सुनो, यहां पे देखो, अगर राम जो है वो अपने शेयर्स श्याम को बेच रहा है, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? एक डीड। वो डीड बनाना पड़ेगा, उसमें डेट डालेगा, साइन करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बाद सर उसमें ट्रांसफरी का सारा डिटेल लिखना पड़ेगा। इसमें ट्रांसफरी कौन है सर? श्याम। ट्रांसफरी कौन है? श्याम। तो श्याम का सारा डिटेल लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? राम या श्याम किसके पास चला जाएगा? कंपनी के पास, और कंपनी ये ट्रांसफर रजिस्टर कर लेगी। सर जब तक ट्रांसफर रजिस्टर नहीं होता, होल्डर कौन है? राम होल्डर है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफर। अब सर मेरे को एक बात बताओ, क्या कंपनी ये ट्रांसफर को रजिस्टर करने से मना कर सकती है? क्या कंपनी ये बोल सकती है राम श्याम को बेच रहा है, मैं नहीं मानूंगी? बिल्कुल मना कर सकती है। अरे अलग से सेक्शन है भाई पूरा पूरा अपना,
हाँ, कि रेफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर, अगर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी रेफ्यूजल कर रही है तो हम अपील फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास, तो कंपनी मना कर सकती है। ये हो गया सर ट्रांसफर। ट्रांसफर में एक बात बताओ, कंपनी के पास कौन जा रहा है? राम भी जा सकते हैं या श्याम भी जा सकते हैं। अब सर दूसरा केस, रमेश कौन? बाप, डैड। दूसरी तरफ सुरेश कौन? बेटा। एक तरफ पापा, एक तरफ बेटा। अब सर रमेश की हो गई डेथ, तो उसके शेयर्स किधर जाएंगे? सुरेश के पास। क्यों? डेथ में शेयर्स किसके पास जाते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, तो उसके पास चला जाएगा। दिस इज ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। तो सर यहां पे आपको क्या लगता है, जाते जाते रमेश रुकना, एक साइन मार के जाना? नहीं, यहां पे तो सर कोई ट्रांसफर डीड नहीं बनता। तो यहां पे क्या होगा, सुरेश या फिर रमेश, दोनों में से कोई एक जाएगा कंपनी के पास। कौन जाएगा सर कंपनी के पास? रमेश की सुरेश? ट्रांसफरर की ट्रांसफरी? सर ट्रांसफरर का तो खुद ट्रांसफर हो गया, तो बचा ट्रांसफरी है, तो ट्रांसफरी जाएगा कंपनी के पास आईओटी लेकर के। आईओटी क्या होता है सर? इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। वो बोलेगा रमेश का ट्रांसफर हो गया, तो तू वो शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दे। सर का कंपनी रिकॉर्ड कर लेगी इसको? हाँ, कंपनी रिकॉर्ड कर लेगी। क्या वो बोलेगी रमेश का साइन चाहिए? नहीं लगेगा। अब सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर राम है वो अपने शेयर्स बेच रहा है श्याम को, और ये पार्टली पेड अप शेयर्स है। क्या है ये? पार्टली पेड अप शेयर्स है। तो अब अगर राम कंपनी के पास जाएगा और कंपनी को बोलेगा तू श्याम को शेयर होल्डर रजिस्टर कर ले, तो क्या कंपनी कर लेगी रजिस्टर? कंपनी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पार्टली पेड अप है। मतलब क्या सर? 5 रुपए मिल गए होंगे, 5 रुपए बचे होंगे। 5 रुपए किससे लेने? श्याम से लेने। तो कंपनी श्याम को एक नोटिस भेजेगी, श्याम को बोलेगी श्याम फटाफट बता कितने समय के अंदर। अरे लॉजिक्स थोड़ी एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है एमसीक्यूज। तो कितने हफ्ते के अंदर? 2 वीक्स के अंदर श्याम विल हैव टू रिप्लाई एंड से कि हाँ भैया मेरे नाम पे रजिस्टर कर ले, तब जाके ट्रांसफर रजिस्टर हो जाएगा। सर एक बार मेरे साथ फटाफट पढ़ो, क्या लिखा है? कंपनी शेल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर अनलेस, क्या क्या चीजें हो रही है? आपने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बनाया। हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफर। राम के शेयर्स किधर जा रहे हैं? श्याम के पास। तो आपको एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। सर उसका फॉर्मेट है फॉर्म SH4। क्या है फॉर्मेट? फॉर्म SH4 which should be stamped, dated and executed। उसके बाद उसमें आप स्पेसिफाई कर रहे हो ट्रांसफरी का नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। सर एक बार बताओगे ट्रांसफरी का डिटेल क्यों दे रहे हो? सर ऐसा हो सकता है ना, मैं तो कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरा डिटेल तो कंपनी के पास है, पर मैं जिसको बेच रहा हूं उसका डिटेल तो कंपनी के पास नहीं है, तो इसलिए उसका डिटेल आपको देना पड़ता है। उसके बाद सच इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी डिलीवर्ड टू द कंपनी बाय ट्रांसफर और ट्रांसफरी विद इन 60 डेज ऑफ एक्सिक्यूशन अलोंग विद शेयर सर्टिफिकेट। मतलब सर जिस दिन आपने अग्रीमेंट बनाया उसके 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी के पास पहुंच जाना। अब सर अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो सर, गवर्नमेंट कंपनी के केस में एग्जेम्पशन बहुत दिनों बाद आया। गवर्नमेंट कंपनी क्या एग्जेम्पशन है सर? अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, क्या है? अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, अगर वो बॉन्ड्स आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा ट्रांसफर कर दो और कंपनी को इंटीमेट कर दो, कंपनी उसको अप्रूव कर देगी। आपको अलग से कोई डीड साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना सा एग्जेम्पशन बस गवर्नमेंट कंपनी को दिया है। अब सर ट्रांसमिशन क्या होता है? वो चीज जो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से हो रहा है। अब सर ट्रांसमिशन में कंपनी के पास कौन जाता है? ट्रांसफरी जाता है इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन लेके, IOT। बोलो फुल फॉर्म, इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। सर अभी ट्रांसमिशन के कुछ एग्जांपल्स, डेथ में किसके पास आते हैं शेयर्स? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इंसॉल्वेंसी में किसके पास आता है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बोलो एक बार, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और अगर लूनाटिक हो गए, स्वानंद लूनाटिक हो गए, मतलब क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तो तुम एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय कोर्ट के पास तुम्हारे शेयर्स चले जाएंगे। अगर तुम लूनाटिक हो गए तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। सर 3 केस, डेथ में, इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और लूनाटिक के केस में क्या? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ कोर्ट। उसके बाद सर आगे सुनो, नोटिस ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ अ पार्टली पेड शेयर्स। पार्टली पेड शेयर्स में क्या होगा? अगर ट्रांसफरर जा रहा है तो ट्रांसफरी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ट्रांसफरर जा रहा है पार्टली पेड अप शेयर्स के केस में, तो कंपनी नोटिस देगी किसको? ट्रांसफरी को, फॉर्म SH5 में, कि भैया तू नो ऑब्जेक्शन दे 2 हफ्ते के अंदर। अगर नो ऑब्जेक्शन आया तो ठीक है, नहीं आया अगर तो ऐसी तैसी तुम्हारी रिवीजन क्लास में। रैपिड रिवीजन तो, रैपिड तो तुमने पहले के 5 सेशन में हटा दिया, अब तुम रिवीजन भी हटवा दोगे।
सर रेगुलर बैच हो गए ये तो, रेगुलर। सुनो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जब शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करना है ना फिजिकल, तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने के टाइम लिमिट्स हैं। टाइम लिमिट्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है सर। पहला, अगर आप पहली बार शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो तो 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाना चाहिए। कितने समय में? 2 महीने के अंदर, पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हो तो। उसके बाद अगर किसी और टाइम पे भी अलॉटमेंट हो रहा है तो भी 2 महीने के अंदर पहुंच जाना चाहिए। मतलब सब्सक्रिप्शन या अलॉटमेंट दोनों केस में 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट पहुंच जाना चाहिए। पर अगर कोई ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का केस है तो, अगर ट्रांसफर मतलब ए अगर अपने शेयर्स बी को दे रहे हैं तो बी को शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। वो कितने समय में? वो 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। और लास्ट सर, अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट्स है ना, डिबेंचर से रिलेटेड, तो उन्होंने बोला 100 के काम करो डिबेंचर में, 6 महीने तक पहुंचा देना, कोई बात नहीं सर। सब्सक्राइबर्स या अलॉटमेंट के केस में 2 महीना, ट्रांसफर के केस में 1 महीना फ्रॉम द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट और आईओटी का डेट, और अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के केस में 6 महीना। पर सर डिपॉजिटरी के केस में शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं इशू होता सर, वहां तो डीमैट फॉर्म में होता है। तो लॉ ने कहा इमीडिएटली। कितना समय में? इमीडिएटली आपको शेयर्स इशू हो जाने चाहिए। अब सर मेरे को एक बात बताओ, रमेश की डेथ हुई, शेयर्स किसके पास गए? सुरेश के पास। सुरेश गया कंपनी के पास आईओटी लेके, कंपनी ने बोला हाँ हाँ करता हूं। कितना टाइम है कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट देने के लिए? 1 मंथ है सर। 1 मंथ में कंपनी क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट। पर तब तक होल्डर कौन है शेयर्स का? तब तक होल्डर तब तक रमेश है। पर सुरेश ने क्या किया? ये अजय देवगन को ये शेयर्स बेच दिए। क्या वो बेच सकता था? हाँ, अभी गयो ना रमेश, कैसे करोगे? आ तो गया ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, नाम रजिस्टर करवाना फॉर्मेलिटी है, हो जाएगा। तुम इस बीच में अगर शेयर ट्रांसफर कर दोगे ना, ये मान लिया जाएगा कि जो मेंबर गया है उसी ने ट्रांसफर किया है। हॉरर स्टोरी समझ रहे हो तुम? जो गया वो ही ट्रांसफर कर रहा है, अभी ऐसा मान लिया जाएगा। ऐसा लॉ में लिखा है। क्या लिखा है सर? पढ़ो, क्या लिखा है? ये लाइन पढ़ो, ट्रांसफर मेड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल इवन इफ एलआर इज नॉट अ होल्डर बी वैलिड। होल्डर नहीं है तब भी उसको वैलिड माना जाएगा। समझे सर? उसके बाद ये होमवर्क, इसको घर पे डालना है। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, फिर क्लास खत्म कर देंगे। इसके बाद एक प्रोविजन पढ़ के, सर फोर्जरी इज नलिटी। कहीं तो सुना सुना लग रहा है। अबे सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है ना? क्या है फोर्जरी इज नलिटी? मतलब चैप्टर 2, तू बता भाई, फोर्जरी इज नलिटी कहां कहीं था जिंदगी में? किधर? छोड़, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब तक। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, 3 एक्सेप्शन, नॉलेज ऑफ, तो कैसा अभी नवंबर में रखें कि मई 23 कर ही ले? इंस्टीट्यूट करे उससे पहले अपन ही डिसीजन ले लेते हैं। सर नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा नेग्लिजेंस, तीसरा फोर्जरी। तो ये तीन चीज में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। सर एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, सुन लो। एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक का शायद क्वेश्चन नंबर 2 है। सुनो, ए करके एक बंदा है, उसने अपने शेयर्स बेचे बी को, ठीक है? कौन से कंपनी के? रिलायंस के। पर मान लो ए ने जानबूझ के नहीं बेचा, ए का साइन किसी ने फोर्ज कर लिया, फोर्ज करके बी को वो शेयर्स ट्रांसफर करवा दिए। बी गया रिलायंस के पास और रिलायंस ने उसको रजिस्टर भी कर लिया और बी को इशू कर दिया शेयर सर्टिफिकेट्स। अब बी ने जेन्युइनली, मतलब सारी चीजें ठीक थी, और उसने अपने शेयर सी को बेच दिए। सी गया रिलायंस के पास, रिलायंस ने रजिस्टर कर लिया और शेयर सर्टिफिकेट भी दे दिए। इतना सब होने के बाद भैया सो के उठे और बोले मेरे शेयर्स किधर गए? तो बोले भाई शेयर्स तो पार हो गए। तो अब वो चला गया कंपनी के पास और कंपनी को बोला मेरे शेयर्स वापस कर। क्या कंपनी शेयर्स वापस करेगी? सर हमारे मन में आ रहा है नो, पर अगर आंसर नो होता तो आप इतना घुमा के पूछते नहीं, तो आंसर होगा यस। सर कंपनी को यहां पे शेयर्स ए के नाम पे वापस डालना पड़ेगा, और इस दौरान अगर कोई डिविडेंड पे हुआ है जो बी या सी को पे हो गया है ना, तो वो डिविडेंड भी ए को देना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ये पूरा ट्रांजैक्शन का बेसिस था फोर्जरी। फोर्जरी इज नलिटी, मतलब कभी हुआ ही नहीं था, कभी था ही नहीं, तो बी को भी नहीं मिलेगा, सी को भी नहीं मिलेगा। तो सर कंपनी क्या करेगी? ए को कॉम्पेंसेट करेगी। तो कंपनी को कौन कॉम्पेंसेट करेगा? सी। सी को कौन कॉम्पेंसेट करेगा? बी। बी को कौन कॉम्पेंसेट करेगा? बी को ढूंढना पड़ेगा भाई किसने फोर्जरी किया, मिला तो ठीक है, नहीं तो बी का नुकसान। ठीक है, तो सर यहां पे ए को अपने शेयर्स रिकवर करने मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या ए डिविडेंड भी मांग सकता है? हाँ, उसी के शेयर्स थे, वो सारी चीजें मांग सकता है, डिविडेंड वगैरह सब कुछ मांग सकता है। सर ये पॉइंट पढ़ो, 3 पॉइंट। What if a share certificate is transferred via forgery? Question 2 of question bank. Correct है। सुनो, if forced transfer is a nullity, a forced transfer is a nullity. Second point क्या है?
It does not give the transferee any title to the shares. Similarly, any transfer made via such forgery will also not give a good title to the shares, as the title of the buyer is as good as the title of the seller. सर डेजा चू हो रहा है, कहीं तो पढ़ा था ना बचपन में, टाइटल ऑफ द बायर इज एज गुड एज दैट ऑफ द टाइटल ऑफ द सेलर. फाउंडेशन में मुंह बना ले रहे. हाँ सोगा. आगे, if a company acts on a forged transfer and removes name of a real owner, then company is bound to restore such name and pay him dividends which he ought to have received. सर एक पहला केस लॉ है ये, जो आपके सीधा एग्जाम में दिखा था, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं. क्या नाम है सर केस लॉ का? बार्टन वर्सेस नॉर्थ डैश रेलवे कंपनी. वो डैश तुम्हारा होमवर्क है, घर जाके पढ़ना, मेरे से आज नहीं हो पाएगा. ठीक है सर, ये क्या है? बेसिकली लॉ ने कहा फोर्जरी इज नलिटी. तुम अगर एक चीज किसी और को बेच रहे हो तो जो बायर होता है उसका टाइटल इज एज गुड एज दैट ऑफ द टाइटल ऑफ द सेलर. यहां पे सेलर का कोई टाइटल ही नहीं था, क्योंकि फोर्ज ट्रांसफर है तो उसका कोई वैलिड टाइटल नहीं था, तो किसी को भी शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे. जो ए है वो शेयर्स वापस रिकवर भी कर सकता है और उस पर डिविडेंड भी वापस मांग सकता है. समझ आया? छोड़ दूं कि थोड़ा और सेक्शन ले लूं? हाँ ले लो सर, थैंक यू. एक सेक्शन लास्ट. ठीक है, सुनो सुनो सुनो, 6 मिनट में एक सेक्शन लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे. सर सेक्शन 57 क्या है? पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन. मतलब अगर मैं मुकेश अंबानी का मुकेश अंबानी बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं रिलायंस मेरी कंपनी है, और मान लो मैंने किसी को शेयर्स ट्रांसफर कर दिए कि मेरी कंपनी है, रख रहे, तो इस तरह का अगर मैं पर्सोनेशन कर रहा हूं, अगर मैं कोई और इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं और कोई और इंसान बन के या तो उसके शेयर्स लेने की या उसके शेयर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे पे लगेगा पेनल्टी. कितना? क्या? होमवर्क घर जाके आराम से देखना, मेरे को कल बताना कितना देखे तुम. ठीक है, कल जरूर बताना घर जाके तुमने पेनल्टी कितना देखा है ना. सर सेक्शन 58 अगेन द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर टुडे. सुन लो सेक्शन 58 क्या है सर. एक सिंपल सा चार्ट याद कर लो. अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है और इस तरफ एक ट्रांसफर हुआ है या ट्रांसमिशन हुआ है, और वो गए रिलायंस के पास कि भैया ये ट्रांसफर को या ट्रांसमिशन को रजिस्टर कर ले, तो क्या रिलायंस रेफ्यूज कर सकता है? हाँ. रेफ्यूज अगर करेगा ना तो रेफ्यूजल के साथ देना पड़ेगा रीजंस. क्या देना पड़ेगा? रीजंस. अब एक बार जब ये रेफ्यूजल और रीजन आ गया ना, आप जा सकते हो ट्राइब्यूनल के पास अपील फाइल करने के लिए कि ट्राइब्यूनल देखो हमने रजिस्टर करवाया था रिलायंस के पास, लेकिन रिलायंस रजिस्टर नहीं कर रहा है, जो रीजन दे रहा है वो बहुत बकवास है. ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा सर? या तो वो ऑर्डर पास करेगा कि रिलायंस रजिस्टर कर ले, या फिर रिलायंस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रेक्टिफाई कर ले. क्या ऑर्डर पास करेगा? रिलायंस या तो रजिस्टर कर ले या फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रेक्टिफाई कर ले, जो भी रेक्टिफाई करना है. और जैसे ही रिलायंस रजिस्टर का ऑर्डर मिलेगा ना, रिलायंस को 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा. सर ये बेसिक फ्लो बस याद कर लो, सेक्शन मस्त हो जाएगा. सर मैंने क्या कहा? अगर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हो रहा है, कंपनी के पास जाओगे रजिस्टर करवाने के लिए, क्या वो मना कर सकता है? बिल्कुल, लेकिन रीजन देना पड़ेगा. अगर तुम रीजन से सैटिस्फाइड हो तो शांत बैठ जाओ, नहीं तो तुम जाओगे ट्राइब्यूनल के पास. ट्राइब्यूनल कितने दिन में ऑर्डर देगा सर वो पढ़ेंगे अपन, लेकिन ट्राइब्यूनल ऑर्डर में क्या बोल सकता है? या तो रजिस्टर करो या फिर रेक्टिफिकेशन करो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का. अगर वो बोल रहा है रजिस्टर करो तो कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? ऑर्डर के 10 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा. अब सर ये जो रिलायंस है ना, या फिर रिलायंस की जगह मैं लिख देता हूं एक्स लिमिटेड. अब एक्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है. सर मेरे को एक बात बताओ, शेयर्स ट्रांसफर करना कौन से कंपनी में ज्यादा डिफिकल्ट है? पब्लिक में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में. तो उस कॉन्सेप्ट को याद करके एक बार टाइम लिमिट समझना. आप अगर एक प्राइवेट कंपनी हो, पढ़ो मेरे साथ, अगर एक प्राइवेट कंपनी हो तो क्या कंपनी रिफ्यूज कर सकती है? तो रिफ्यूज कर सकती है. कब? इट शैल विद इन 30 डेज ऑफ डिलीवरी. जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आया, 30 डेज के अंदर अंदर आप ऑर्डर पास करोगे रिफ्यूजल का, उसके साथ आप रीजन भी दोगे क्यों हम रिफ्यूज कर रहे हैं. जैसे ही 30 डेज के अंदर कंपनी ने रिप्लाई कर दिया, मैं किसके पास जाऊंगा? ट्राइब्यूनल के पास. कितने दिन के अंदर सर? फर्दर 30 डेज के अंदर. पर सर ऐसा भी हो सकता है ना कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है ना कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया. तो अगर कंपनी रिप्लाई नहीं करेगी ना, तो जिस दिन मैंने कंपनी के पास नोटिस पहुंचाया था उसके 60 डेज के अंदर मैं क्या कर सकता हूं? ट्राइब्यूनल के पास जा सकता हूं कि कंपनी रजिस्टर कर ही नहीं रही है. तो सर मैं गया रजिस्टर करवाने के लिए, मान लो ये डेट था 1 जनवरी, ठीक है. उसके 30 डेज के अंदर ऑर्डर आएगा रेफ्यूजल का, और उसके 30 डेज के बाद मैं ट्राइब्यूनल के पास जाऊंगा. पर अगर 30 डेज में ऑर्डर नहीं आया ना, तो मैं रजिस्ट्रेशन से 60 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल के पास चले जाऊंगा और मैं बोलूंगा भाई मेरा अपील ले ले. ये कौन सी कंपनी में हो गया?
प्राइवेट कंपनी में। कौन सी कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में भी सर आप 30 डेज के अंदर अपना रेफ्यूजल का ऑर्डर दोगे, पर अगर 30 डेज में आपने दे दिया तो आप ट्राइब्यूनल के पास कितने दिन में जा सकते हो? 60 डेज में। पर अगर आपको रिप्लाई ही नहीं आया तो आप ट्राइब्यूनल के पास कितने दिन में जाओगे? 90 डेज में जाओगे। सर ये पब्लिक कंपनी ब्लू में लिखा है और ब्लू में मैंने डेट्स लिखे, वो देखो 30 डेज में आपको ऑर्डर आएगा और उसके बाद 60 डेज में आप ट्राइब्यूनल के पास आओगे। अगर ऑर्डर ही नहीं आया तो आप 90 डेज के अंदर सीधा ट्राइब्यूनल के पास आ जाओगे। सर क्यों ज्यादा दिन दिया पब्लिक कंपनी में? क्योंकि यार पब्लिक कंपनी में तुम्हारा हक है, हम तुमको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में हम नहीं देखेंगे ज्यादा। अब सर उसके बाद ऑर्डर क्या देगा ट्राइब्यूनल? इधर डिसमिस कर देगा, चल हट करके निकाल देगा, या फिर वो ऑर्डर देगा कि तुम्हारा रजिस्टर ट्रांसफर करो, तुम 10 दिन के अंदर तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर एंड पे डैमेजेस, वो आपको डैमेजेस पे करना पड़ेगा। और ये रहा आपका होमवर्क। सर ये कहां तक हुआ? सेक्शन 58 तक। कल की क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। कल मैं बात करता हूं, पता नहीं विशाल सर का क्या शेड्यूल है। अगर विशाल सर के पास थोड़ा सा टाइम रहेगा तो हम ये क्लास को आधी घंटे पहले लेंगे, 9 बजे लेंगे, 9 से 11, क्योंकि अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस बचे हैं। राइट इशू, बोनस इशू, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उसको अपन कल लेंगे। ठीक है सर, कल से ना थोड़ा पढ़ के आना। तुम लोग बहुत फ्रिक्शन दे रहे हो क्लास में, कोई चीज तो तुमको पहले से आ नहीं रही है, तो कल से थोड़ा रिवाइज करके आना। सेक्शन 58 तक हो गया, 59 छोड़ दो, 60 छोड़ दो, 61 से 71 तक याद कराना बस। कितना? 61 से 71 एक बार बस रीड कराना, हो जाएगा काम। ठीक है, ऑनलाइन वाले तुमको समझ आया? यश भाई आ रखे। आज तो सर की क्लास ही नहीं थी, आज शायद सर आए हैं, कल सुबह आपकी सर की क्लास हो जाएगी, विशाल सर की। ओके गाइस, चलो दैट्स इट। आई थी, एक सेकेंड, अरे बोलो। नहीं, योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। तुमको क्या अप्रिसिएशन? ओके गाइस, समझ आया तुम लोगों को? मस्त, चलो ठीक है गाइस। लाइक शेयर वगैरह मत करो, बट अपना नहीं, लाइक कर दो, शेयर वगैरह तुम देख लो, शेयर भी कर दो। योर एप्लीकेशन इज माई मोटिवेशन बोलते हैं गांजा। चलो गाइस ठीक है, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। नहीं दोस्तों, सही में जरूर कमेंट पे बताना तुम लोगों को कैसा लग रहा है। सही में सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, और जितने भी कमेंट्स आते हैं उससे और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो जरूर 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 कमेंट करके जाना मेरे नीचे कमेंट बॉक्स पे। क्या लिख रहे हो रे तुम लोग? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। अबे 2 बार लाइक मत कर, वो डिसलाइक हो जाएगा देख के। अलग ही चल रहा भाई इनका। चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट, डू मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियो। आई विल सी यू ऑल टुमारो ईदर 9 AM और 9:30 AM। तुम लोगों को यूट्यूब में पता चल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।